तो गाइज लुकिज्म के और एक न्यू पार्ट में तुम लोगों का स्वागत है। तुम लोगों को याद होगा पिछले पार्ट के अंदर हमने काफी सारे फाइट्स देखे थे। जैक वर्सेस जोहन का फाइट होता है जहां पर जैक जीत जाता है इस बार। फिर सैमुअल और जेक का फाइट होता है और जेक अनकॉन्शियस स्टेट में सैमुअल को हरा देता है। और फिर हुआ था दो यूआई मॉन्स्टर के बीच फाइट, यानी मास्टरपीस वर्सेस परफेक्शन। हमें लग रहा था कि ये मैच ड्रॉ होगा, पर लास्ट में अपना परफेक्शन यानी बिग डैनियल अचानक से खड़ा हो गया था और अभी उसके साथ वेरियन वास्को और जेरी लड़ने वाला है। ये फाइट हम देखेंगे। उससे पहले सीन थोड़ा शिफ्ट होता है जेक के ऊपर। जेक को यहाँ पर होश आ चुका है, वो उठता है और उसे दिखाई देता है कि अलेक्जेंडर यहाँ सैमुअल को उठाने के लिए उसका पैर दबा रहा है। और अलेक्जेंडर अभी जेक को देखकर कहता है कि भाई तू इतनी जल्दी होश में कैसे आ गया। जेक भी लाइक बेटा वो मेरा बॉडी बहुत लचीला है ना इसलिए, और वैसे तू बता कि यहाँ पर हुआ क्या था। अलेक्जेंडर बताता है कि आपके और सैमुअल के बीच लड़ाई हुई थी। सैमुअल तो आपको मारने ही वाला था, लेकिन आखिर में आपने उसको ओवर पावर करके हरा दिया, पर ये करते हुए आप अनकॉन्शियस स्टेट में थे। उसके बाद आप भी बेहोश हो गए। जेक कहता है कि भाई तू क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और वैसे भी छोड़ो सब, हमें सैमुअल को यहाँ से कहीं और जगह पर शिफ्ट करना होगा। अलेक्जेंडर पूछता है कि किसी और जगह पर कहा। जेक से इसकी किसी सेफ जगह पर, क्योंकि हांगयूल के बंदे लोग यहाँ बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और वैसे भी हम लोग पहले से थक चुके हैं, तो अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो हमारे इल लग जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सैमुअल को यहाँ से उठा और जाके एलाइट क्रू को ज्वाइन कर, नहीं तो हम सब यहाँ पर मरेंगे। अलेक्जेंडर पूछता है कि तो आप कहाँ पर जाओगे। ऑब्वियसली जेक यहाँ पर जाएगा जिनयोंग पार्क को ढूंढने। हम देखते हैं जेक इस टाइम भागते हुए जा रहा था और मन में ही कह रहा था कि जिनयोंग पार्क वो गैप्रियोंग किम के फिस्ट गैंग के एक्टिंग चिप थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं उनसे मिला था जब मैं छोटा था। जेक ये भी बताता है कि जब मैं छोटा था और उनके फार्मेसी में जाया करता था तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे। इवन जिनयोंग पार्क तो जेक को भतीजा कहकर भी बुलाता था और जेक के ओरिजिनल पिता से भी ज्यादा ख्याल रखता था। खैर जो भी हो, जेक अभी फाइनल रूम तक पहुंच जाता है एंड उसके हिसाब से उसका अंकल जिनयोंग पार्क यहाँ पर ही होना चाहिए। वो दरवाजा खोलता है और हाँ, जिनयोंग पार्क यहाँ पर ही मौजूद है। जिनयोंग पार्क को देखकर जेक कहता है कि अंकल आप तो काफी बुढ़े हो गए हो। जिनयोंग पार्क यहाँ जेक को देखता है और जेक से इसकी अंकल है, मैं हूँ जेक किम, आपका फेवरेट नेफ्यू। और अभी जेक अपने मन में कह रहा था कि ये इंसान जो हमेशा मुझसे एक स्माइल के साथ मिलता है। बट गाइस अभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिनयोंग पार्क सीधा जेक के मुंह पर एक लात मार देता है। जेक तो यहाँ खिसकते हुए पीछे जाता है, पर वो खुद को संभाल लेता है। और अभी जिनयोंग पार्क कहता है कि साले तू यहाँ पर आया कैसे और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपना चेहरा दिखाने की। जेक कहता है कि क्या हो गया आपको, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। जिनयोंग पार्क से इसकी साले हराम के पिल्ले, तेरे को नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना घिनौना घटिया काम करने के बाद तू मुझसे पूछ रहा है। साले हरामखोर, तूने यहाँ पर अपने खुद के बाप को ही मार डाला। एंड गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं, जिनयोंग पार्क इस टाइम अपने सामने जेक को नहीं देख रहा था, बल्कि जेक के बड़े भाई किते किम को देख रहा था। तो हाँ गाइस, जितना हमें पता चला गैप्रियोंग किम को दो बंदे ने मिलकर मारा था, एक तो जेम्स ली और एक किते किम। एंड शायद चार्ल्स चोई ने इनके मर्डर केस के एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया था। जो भी हो, अभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं लाइटिंग चोई की। और लाइटिंग चोई जेक को बता रहा था कि तू शायद जिनयोंग पार्क को ढूंढ ले, पर उसका ना दिमागी हालत सही नहीं है। जेक पूछता है कि आपका मतलब क्या है। लाइटिंग चोई से इसकी यार मुझे पक्का डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन जितना मुझे लगता है जिनयोंग पार्क ने सच्चाई का पता खुद ही लगा लिया था। इसी वजह से शायद उसका मेंटल स्थिति इस टाइम सही नहीं है एंड हो सकता है कि वो तेरे को देखते ही तेरे ऊपर अटैक कर दे। सो थोड़ा केयरफुल रहना, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो तुझे अपने अंकल के खिलाफ ही लड़ाई करनी होगी। और इस टाइम हम वही देखते हैं, जेक रेडी हो जाता है अपने अंकल जिनयोंग पार्क से फाइट करने के लिए। बट इसे देखकर जिनयोंग पार्क गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तू मेरे सामने उस इंसान को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। बेटा तू यहाँ पर कितना भी डेस्परेटली स्ट्रगल क्यों ना कर ले, तू कभी भी गैप्रियोंग किम के जैसा नहीं बन सकता। और तू वाकई ही यहाँ गैप्रियोंग किम को कॉपी करके मुझसे लड़ने की ट्राई कर रहा है। चल बेटा ठीक है, मैं तेरे मरने की इच्छा को पूरी कर दूंगा। बेटा तू यहाँ पर उनके तरह लड़ सकता है, लेकिन तुझे कॉपी करना नहीं आता, बट मुझे आता है। तो चल मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली कॉपी होता क्या है। एंड गाइस तुम देख सकते हो कि जिनयोंग पार्क इस टाइम प्राइम गैप्रियोंग किम को कॉपी करने वाला है। और गाइस अभी यहाँ इन दोनों के बीच फाइट हो उससे पहले हम एक फ्लैशबैक देख लेते हैं। ये जेक और लाइटिंग चोई की है, जहाँ लाइटिंग चोई जेक को एक रेड कलर का हेडबैंड देता है और कहता है इसे रख ले, ये जिनयोंग पार्क का हेडबैंड है। जब वो लड़ाई करता था तब वो अपने सर में ये पहनता था। ये काफी हद तक जिनयोंग पार्क का एक सिंबल है। इसको सर में पहनकर वो पूरे दुनिया को बचाने निकल पड़ा था। लाइटिंग चोई आगे बताता है कि जब गैप्रियोंग किम के फिस्ट गैंग ने एक ग्रेट पावर को हरा दिया था, तब उसके बाद जिनयोंग पार्क ने ये हेडबैंड उतार के मुझे दे दिया था। जेक पूछता है तो उन्होंने ये पहना था शांति को बरकरार रखने के लिए। लाइटिंग चोई कहता है कि हाँ तू ऐसा कह सकता है। और जैसा कि जिनयोंग पार्क के दिमागी हालत इस टाइम सही नहीं है, तो ये हेडबैंड उसे दिखा देना, शायद उसे कुछ याद आ जाए। जेक यहाँ पर इन सब चीजों के लिए लाइटिंग चोई को थैंक्स कहता है और फिर यहाँ से चला जाता है। और लाइटिंग चोई इस टाइम मन में कह रहा था कि जेक
तू उस फाइट को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता, तो अपना पूरा बेच देना, नहीं तो तू बेटा यहाँ पर मरेगा। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जेक इस टाइम एक मुक्का दे मारता है जिन योंग पार्क के मुंह पर। और जेक इस टाइम यही कह रहा था कि अंकल जिन योंग पार्क, ये मैं जेक हूँ, जेक किम, सन ऑफ गैप्रियोंग किम। पर गाइस तुम देखो जिन योंग पार्क ने यहाँ पर जेक के मुक्के को बड़े आसानी से रोक लिया है और फिर जिन योंग पार्क प्राइम गैप्रियोंग किम का एक जोरदार मुक्का दे मारता है जेक के पेट पर। ये मुक्का पड़ते ही जेक के मुंह से भाई बहुत गंदे तरीके से खून निकल रहा था। जेक भी मन में कहता है कि ये कुछ ऐसा दर्द है जो इससे पहले मैंने कभी फील नहीं किया। एंड ए पंच मार के जिन योंग पार्क कहता है कि गैप्रियोंग किम एक ट्रू ओवरवेलमिंग फाइटर था। इवन मैं भी उसके फाइटिंग स्टाइल को ज्यादा देर तक कॉपी नहीं कर सकता, अगर करूंगा तो मेरा बॉडी टूट जाएगा। और गाइस जिन योंग पार्क यहाँ पर कुछ और पंचेस थ्रो करता है जेक के ऊपर और जेक वो तो बस डॉज करे जा रहा है क्योंकि उसे पता है कि भाई एक लगा तो मेरा तो खेल खत्म। और पंचेस डॉज करते हुए जेक अपने मन में कह रहा था कि भाई मेरा बाप यंग एज में ऐसा फाइटर था। जो भी हो जेक तो यहाँ पर जिन योंग पार्क से यही कहता है कि मुझे लाइटिंग चोई ने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा चार्ल्स चोई को टेक डाउन करने के लिए और इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। तो ये लो आपका हेडबैंड जो आप पहनते थे। मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ और आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, बट प्लीज अंकल वापस आ जाओ, हमें आपकी जरूरत है। अब देखो गाइस जेक ने जो ये हेडबैंड दिया इसे देखकर हो जाता है जिन योंग पार्क का दिमाग खराब, क्योंकि गाइस हमें पता है जिन योंग पार्क को जैसे ही पास्ट की चीजें याद आता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो इस टाइम भी सेम वही होता है क्योंकि जिन योंग पार्क ने ग्रेट पावर को हराने के बाद उसका ये हेडबैंड लाइटिंग चोई को उसने दे दिया था और अभी जिन योंग पार्क से कि ये तो मेरा ही हेडबैंड है। जेक कहता है कि वो वाह अंकल आपको फाइनली याद आ गया। पर गाइस जिन योंग पार्क यहाँ पर कहता है कि साले तूने लाइटिंग चोई के साथ क्या किया है, क्योंकि ये हेडबैंड मैंने उसे दिया था। मैं यहाँ पर कैसे मान लूं कि उसने तुझे ये हेडबैंड दिया है? तू झूठ बोल रहा है। तूने पक्का लाइटिंग चोई के साथ कुछ तो किया होगा। तू चार्ल्स चोई के लिए काम कर रहा है ना? भाई ये सुन के जेक का होश उड़ जाता है कि यार मामला तो उल्टा पड़ गया। एंड अभी जेक यहाँ अपने सफाई में कुछ बोल पाए उससे पहले जिन योंग पार्क कहता है कि साले अपने बाप को मारना काफी नहीं था, अब तू लाइटिंग चोई के पीछे पड़ गया है। एंड गाइस जिन योंग पार्क इस टाइम जो देख रहा है अपने सामने ये कीते किम है, नॉट जेक किम। सो जिन योंग पार्क को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड अब वो कॉपी करने वाला है फाइटिंग प्रोडिजी टॉम ली को। जेक को भी समझ में आ जाता है कि उसे अपने अंकल को होश में लाने के लिए फाइट करना ही होगा, तो वो यह पंच थ्रो करता है जिसको जिन योंग पार्क डॉज कर लेता है। और भाई जिन योंग पार्क डॉज करके सीधा जेक के नाक पर काट लेता है और नाक पर काटने के बाद वो सीधा जेक के अंडों पर लात दे मारता है। और तुम जेक का शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है कि उसके 2 अंडे उसके मुंह में आ गए। जेक तो मनी मन सोचता है कि भाई सैमुअल के साथ लड़ते हुए मैंने कौन सा मोड एक्टिवेट कर लिया था, उसकी जरूरत है मुझे यहाँ पर। और मैं अपने बाप से नफरत करता हूँ पर ऐसा लग रहा है कि मेरे बाप का जो पावर है वो इस टाइम मुझे चाहिए। ऐसा तो है गाइस, नहीं तो जिन योंग पार्क तो इसे मार ही डालेगा। तुम देख सकते हो कि इस टाइम वो जेक का गर्दन पकड़ लेता है। भाई लिटरली जिन योंग पार्क ने सिर्फ अपने एक हाथ से जेक का गर्दन पकड़ के उसे हवा में उठा दिया है। और अभी जिन योंग पार्क यही कहता है कि बहुत पहले मुझे तेरे को मार देना चाहिए था। ये कह के वो जेक को एक जमीन पर स्लैम दे मारता है और फिर एक हाथ से फिर से उठा लेता है। जिन योंग पार्क तो यही कहता है कि तुझे बहुत पहले मर जाना चाहिए था, अगर तू नहीं होता तो आज हम सब लोग बहुत खुश रहते। भाई ये कीते किम ने पक्का कोई बहुत बड़ा कांड किया होगा। पर जो भी हो अभी जिन योंग पार्क जेक को बहुत कूटता है और कूटने के बाद जेक की तरफ आते हुए यही कहता है कि अब तू मरेगा। बट गाइस तुम जेक को देखो, जेक तो मनी मन यही कह रहा था कि मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं मर सकता, मेरे पास बहुत कुछ है प्रोटेक्ट करने को। और अभी जिन योंग पार्क अपने प्राइम टाइम के कुछ मूव्स यूज करता है। वो तो सीधा एक किक थ्रो करने आ रहा था जेक के ऊपर, बट वो यहाँ पर शॉक हो जाता है क्योंकि जेक कहता है अगर आज मैं यहाँ पर हार गया तो मेरे लोगों के साथ क्या होगा, मुझे जवाब दो। ये कहते हुए तुम देख सकते हो कि जेक ने यहाँ पर जिन योंग पार्क के किक को रोक लिया है और इस ऑरा को देखकर जिन योंग पार्क समझ जाता है कि ये वही है, ये वही ऑरा है। एंड गाइस जेक ने जो ये अभी बोला ना, यही सेम चीज पास्ट में गैप्रियोंग किम ने भी बोला था जिन योंग पार्क को। हम उस टाइम के फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जिन योंग पिट के यहाँ पर पड़ा हुआ था और गैप्रियोंग किम उससे इस टाइम कहता है अगर मैं यहाँ पर आज हार गया तो मेरे लोगों के साथ क्या होगा, मुझे जवाब दे, क्योंकि मैंने कभी भी उनको मुझे ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला था, वो मेरे लोग हैं, तो कुछ भी हो जाए मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जिन योंग पार्क के चेहरे से तुम्हें पता लग रहा होगा कि अब उसे समझ में आ रहा है। बट तभी जेक जिन योंग पार्क के मुंह पर एक पंच दे मारता है। हालांकि जिन योंग पार्क यहाँ गिरता नहीं है, वो खुद को संभाल लेता है। और अभी जैसे ही जेक जिन योंग पार्क की तरफ भागते हुए आ रहा था तभी जिन योंग पार्क को जेक के अंदर वो छोटा वाला बेबी जेक दिखाई देता है। ये उस टाइम का सीन है जब छोटा जेक भागते हुए आ रहा था अपने अंकल के पास और उसका ये अंकल जिन योंग पार्क उसे गले लगा लेता है। छोटा जेक यही कहता है कि अंकल अंकल मुझे कैंडी चाहिए पर मेरी मॉम मुझे नहीं दिला रही है। जिन योंग पार्क से इसकी बस इतनी सी बात, यार मैं तुझे दिलाऊंगा ना, और तेरा ये अंकल तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। सो हाँ गाइस, फाइनली जिन योंग पार्क को याद आ जाता है कि वो इस टाइम जिसके साथ फाइट कर रहा है वो तो उसका प्यारा भतीजा जेक है। जिन योंग पार्क तो सीधा अपना हाथ आगे कर देता है जेक को गले लगाने के लिए, पर जेक को नहीं पता कि उसके अंकल को फाइनली होश
होश आ चुका है तो वो सीधा आके अपने अंकल के मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारता है। पर हाँ, अगले ही सेकंड में जेक को रियलाइज हो जाता है कि उसका अंकल फाइनली होश में आ चुका है। जिनयोंग पार्क तो यह रोते हुए जेक से माफी मांगता है। इवन वो यह उठ के जेक को गले लगा लेता है और यही कहता है कि मुझे वह होके तुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, पर मैं होपलेस और फुलिश था। आई शुड प्रोटेक्ट एवरीथिंग, पर ये मेरी गलती है जिसके वजह से तेरा डैड मर गया। जेक तो चिल्लाते हुए पूछता है कि अंकल आप क्या बोल रहे हो, मेरा डैड कैसे मरा था। जिनयोंग पार्क यह बोलने ही वाला था, पर तभी यह अलेक्जेंडर आ जाता है। अलेक्जेंडर यहाँ पर आके कहता है कि बॉस जेक, इतना बड़ा खुलासा करने का टाइम नहीं है हमारे पास। जिनयोंग पार्क कहता है कि साले ये मोटा गैंडा है कौन जो मेरे बातों के बीच में आ गया। अलेक्जेंडर यही कहता है कि बॉस यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया है, हम लोग हार रहे हैं। जेक पूछता है कि तू क्या कहना चाहता है, क्या हांगयूल के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अलेक्जेंडर से इसकी नहीं, उससे भी कोई डेंजरस यहाँ पर आ चुका है। एंड गाइस हमें पता है वो और कोई नहीं अपना यूआई बिग डैनियल है। और इसके साथ लड़ते हुए इस टाइम तुम देखो वास्को, जेरी और वैरेन का हालत क्या हुआ है। अदर साइड बिग डैनियल, उसके बॉडी पर तो एक भी खरोच नहीं आया। खैर अलेक्जेंडर के बातों से जेक को समझ में आ जाता है कि इस टाइम बिग डैनियल किस हालत में होगा। उसे थर्ड एफिलेट का वो मोमेंट याद आ जाता है जब बिग डैनियल ने उसे और सैमुअल दोनों को ही बहुत गंदे तरीके से कूटा था। फिर भी जेक यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो जाके बिग डैनियल से लड़ेगा, बट तभी जिनयोंग पार्क यहाँ उसे रोक देता है। जिनयोंग पार्क से इसकी जेक तू यहाँ एक लंबी सांस ले और टेंशन मत कर, मैं जाके उससे लड़ूंगा। जेक तो चिल्लाने लग जाता है कि अंकल आप उसे नहीं रोक पाओगे, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिनयोंग पार्क से इसकी खतरनाक, यार मेरे पूरे लाइफ में कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया जिसको मैं खतरनाक कह सकूं। देख रहे हो गाइस जिनयोंग पार्क कैसे यहाँ फ्लेक्स मार रहा है। फिर भी जेक यहाँ पर अपने अंकल को रोकने का कोशिश करता है, बट जिनयोंग पार्क से इसकी जेक, मैंने बचपन में तुझे एक बात कही थी, क्या तुझे याद है। जेक कहता है कि हाँ मुझे याद है, आपने बोला था कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। जिनयोंग पार्क से इसकी यस, तो अब से तेरा ये अंकल तेरे साइड है। सो गाइस फाइनली जेक के साइड आ चुका है एक प्री जनरेशन का बंदा, और सिर्फ प्री जनरेशन का बंदा नहीं, ही इज द एक्टिंग चीफ ऑफ गैप्रियन किम फिस्ट गैंग। जो भी हो सीन अब शिफ्ट होता है बिग डैनियल के ऊपर जो इस टाइम यूआई मोड में है, और वास्को यहाँ जेरी से पूछता है क्या तू अब भी लड़ पाएगा। जेरी कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लड़ना ही होगा। तो मैं पहले जाता हूँ। जेरी यहाँ पर जाके कुछ बॉक्सिंग का मूव्स यूज करता है, पर ये बिग डैनियल उसको भी कॉपी कर लेता है एंड सीधा ये जेरी के मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारता है। तभी वास्को आता है, वो एक किक थ्रो करता है, पर अगले ही सेकंड में ये वास्को का मुआई थाई भी कॉपी कर लेता है और कॉपी करके उल्टा वास्को के मुंह पर ये किक दे मारता है। इसके बाद वैरेन आता है लड़ने के लिए, और भाई डैनियल इसका मूव भी कॉपी करके इसे यहाँ से उड़ा देता है। ये तीनों तो अपने मन में ही कहता है कि ये साला हम सबके मूव्स को कॉपी कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम तीनों को एक साथ हमला करना होगा इसके ऊपर, फिर ये हम सबको एक ही टाइम पर कॉपी नहीं कर पाएगा। ये तीनों वही करते हैं, पर गाइस बिग डैनियल यहाँ सीक्यूसी टेक्निक एक्टिवेट करके इन तीनों को ही यहाँ से उड़ा देता है। वैरेन तो अपने मन में ही कहता है कि ये साला हमारे टेक्निक को कॉपी नहीं कर रहा बल्कि उसको अपना खुद का टेक्निक बना रहा है। मतलब गाइस बिग डैनियल इन सभी के अटैक्स को कॉपी करके उसे मॉडिफाइड कर रहा है, उसे और भी ज्यादा बेहतर बना रहा है। तो तुम बताओ कि ऐसे मॉन्स्टर के खिलाफ तुम कैसे जीत पाओगे। जो भी हो वैरेन तो अभी दूर जाके गिरता है और वो यही कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अगर मैं अपने फुल स्ट्रेंथ में होता तो मैं इसको हरा देता। वैरेन ने ये बोला और तभी वो देखता है कि बिग डैनियल उसके सामने आके खड़ा हो चुका है और वो यहाँ अपना टांग उठा के वैरेन के ऊपर एक किक थ्रो कर देता है। वैरेन भी लाइक चलो यार मेरा गेम तो ओवर, अगर मुझे पता होता कि मेरा अंत ऐसा होगा तो मैं यार सेली को और भी एक दो किस कर लेता। बट गाइस वैरेन नोटिस करता है कि ये किक उसके ऊपर लैंड ही नहीं हुआ। वो अपना आंख खोलता है और उसे दिखाई देता है कि बिग डैनियल यहाँ सडनली रुक गया है और फिर वो वैरेन के ऊपर किक ना मार के यहाँ से कहीं और चला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाइस बिग डैनियल ने यहाँ पर किसी पावरफुल बंदे को सेंस कर लिया है और वो बंदा और कोई नहीं प्री जनरेशन का एक्टिंग चीफ जिनयोंग पार्क है। जिनयोंग पार्क यहाँ पर आके कहता है अच्छा तो तू यहाँ पर है। और गाइस जिनयोंग पार्क आगे कुछ और बोल पाए उससे पहले बिग डैनियल सीधा इसके मुंह पर एक घुटना दे मारता है, फिर सर में एक एल्बो मार के जिनयोंग पार्क को एक लात में यहाँ से उड़ा देता है। ऑब्वियसली जिनयोंग पार्क को यहाँ ज्यादा कुछ नहीं होता, वो यहाँ पर यही कहता है कि बेटा तेरे को लेकर मेरे मन में पहले से ही एक शक था क्योंकि तू बहुत ही अजीब बंदा है, तेरा कोई ना फैमिली है और ना ही तेरा कोई आइडेंटिटी है एंड मैंने तेरे इस बॉडी के ऊपर इतने सारे एक्सपेरिमेंट किया फिर भी मुझे तेरा ये परफेक्ट बॉडी समझ ही नहीं आया। मैंने जोहान और सैमुअल के ऊपर जो ड्रग इंजेक्ट किया वो उनके ऊपर काम आ गया, पर तेरे ऊपर तो इसका कोई असर ही नहीं हो रहा। आखिर तू एक्चुअली में है कौन। तुम देख सकते हो जिनयोंग पार्क अभी तक यहाँ खड़ा नहीं हुआ और बिग डैनियल उसके ऊपर एक किक थ्रो कर देता है। ऑब्वियसली जिनयोंग पार्क इसे रोक लेता है और यही कहता है कि बेटा तू आखिर है कौन जो मेरे जैसे साइंटिस्ट भी तेरे बारे में जानने के लिए इतना ज्यादा क्यूरियस है। और एक कह के जिनयोंग पार्क जो इस टाइम डैनियल का पैर पकड़ा हुआ था वो सीधा उसका पैर पकड़ के डैनियल को दीवार पे दे मारता है एंड जिनयोंग पार्क सेज कि ये पहली बार है जब मैं प्रॉपर तरीके से फाइट कर रहा हूँ इस जनरेशन के किसी लौंडे से।
और ये सेकंड जनरेशन का बंदा सच में अलग ही लेवल पर है। ये तो ठीक उसके ही जैसा पावरफुल है जिसके साथ हमारा फिस्ट गैंग एक बार प्री जनरेशन में लड़ाई की थी। अब गाइस जिनयोंग पार्क यहाँ किसको प्रेफर कर रहा है आई डोंट नो, बट गाइस जिनयोंग पार्क इस टाइम लड़ते हुए गैप्रियोंग किम का मूव्स कॉपी कर रहा था और वो इस टाइम बिग डैनियल के ऊपर एक पंच थ्रो करता है जिसे बिग डैनियल डॉज कर लेता है। तो जिनयोंग पार्क से इसकी तुझे हराने के लिए शायद मुझे अपने पुराने गैंग से किसी एक को यहाँ बुलाना होगा। लेकिन इसके बाद जिनयोंग पार्क जो देखता है उस पर तो उसे बिलीव ही नहीं होता, क्योंकि अपना यूआई बिग डैनियल इस टाइम गैप्रियोंग किम के मूव्स कॉपी करने लग जाता है। जिनयोंग पार्क तो मन में कहता है कि यार अब तो मेरी फाइट मौत से है। हम देखते हैं जिनयोंग पार्क इस टाइम बिग डैनियल के किक से बच जाता है और फिर वो कहता है अच्छा बेटा तो तुझे कॉपी करना भी आता है। अब मैं समझ गया कि बाकी के बच्चे लोग तेरे साथ फाइट करते हुए इतना प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहा था। तेरे पास सिर्फ एक इनह्यूमन लेवल फिजिकल एबिलिटी वाला बॉडी ही नहीं है बल्कि तेरे पास कॉपी करने का एबिलिटी भी है। ऐसे तो तेरे जैसे मॉन्स्टर को हराना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन बेटा क्या तुझे पता है कॉपी करने का एबिलिटी पूरी तरह से एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है और तू यह काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, लेकिन क्या तू इसे कॉपी कर सकता है? कैन यू इमेजिन कि हम किस जनरेशन में रहते थे? और गाइस तुम इस टाइम जिनयोंग पार्क के पीछे कुछ बंदे को देख पा रहे होंगे। ये शायद वो बंदे होंगे जिसको जिनयोंग पार्क ने अपने पास्ट में हराया है और अभी जिनयोंग पार्क और बिग डैनियल दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ता है। जिनयोंग पार्क अपने मन में ही कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द इसे हराना होगा, नहीं तो पहले मैं यहाँ पर टपक जाऊंगा। और गाइस जैसे ही इन दोनों का पंच यहाँ पर क्लैश होता है हम देखते हैं बिग डैनियल तो खड़ा है लेकिन जिनयोंग पार्क यह बेहोश हो गया। तुम्हें ऐसा लग रहा है पर जिनयोंग पार्क यह बेहोश नहीं हुआ है। जिनयोंग पार्क बिग डैनियल से कहता है कि साले मुझे क्या घूर रहा है, अपने पैर पे देख। एंड हम देखते हैं कि जिनयोंग पार्क ने यह बिग डैनियल के पैर पर इंजेक्शन ठोक दिया है। ये काइंडा एक एंटीडोट है, तो बिग डैनियल यहाँ बेहोश हो जाता है तुरंत और वो यहाँ बेहोश हो गया है तो वो सीधा उठता है अपने ओरिजिनल बॉडी के अंदर। पर गाइस लिटिल डैनियल यह असली दुनिया में नहीं उठता बल्कि वो सपनों के दुनिया में उठता है, जहाँ वो देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ है। एंड गाइस मैं बता दूं ये और कोई नहीं डैनियल का दूसरा बॉडी है और डैनियल का ये दूसरा बॉडी उसे बताता है कि वर्कर्स नहीं पहले चार्ल्स जॉय। लिटिल डैनियल से इसकी चार्ल्स जॉय तुम क्या कहना चाहते हो? उसका दूसरा बॉडी कहता है कि तू यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहा है। वो इंसान इस टाइम यहीं पर आ रहा है तो तुम सब लोगों को मिलके उसे हराना होगा। एंड गाइस यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जो बेसमेंट में हल्क जैसा बंदा था उसकी बात हो रही है। खैर जो भी हो डैनियल को अभी होश आ जाता है उसके सेकंड बॉडी के अंदर और उसका यूआई मोड अब जा चुका है। बंदा अब फुल अपने होशो आवाज में आ चुका है। इसे देखकर भास्को कहता है कि बिग डैनियल तो फाइनली तू उठ गया और तूने यहाँ पर हम सबको पीटा है, इवन तूने मुझे भी पीटा है। आखिर तेरे साथ क्या हो गया था? बिग डैनियल को वो फाइट याद आता है जो उसके ओरिजिनल बॉडी के साथ हुआ था, पर उसे बाकी चीज याद नहीं है। वो इस टाइम भास्को से कहता है कि सॉरी भास्को, पर मुझे याद नहीं आ रहा। तभी डैनियल को याद आता है कि जब वो बेहोश था तो उसके सेकंड बॉडी ने क्या कहा था कि चार्ल्स जॉय को पहले गिराना होगा। जो भी हो वेरन भी यहाँ पर आके कहता है कि साले हरामखोर, तो फाइनली तुझे होश आ गया। तूने जो मुझे पीटा है ना उसका हॉस्पिटल बिल दे दियो जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो। और वैसे भी अब सब कुछ खत्म होने वाला है, हमें सिर्फ हांग यूल को हराना होगा। डैनियल कहता है नहीं, अब भी वो बंदा बचा हुआ है। डैनियल के ये कहते ही यहाँ पर बिल्डिंगें हिलने लगती है। एंड गाइस हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वही हल्क मॉन्स्टर आने वाला है। तुम देख सकते हो कि इसके हाथ में इस टाइम एक रॉड है, लगता है ये एलिजैंग का है और तुम देख सकते हो कि इसका चेहरा भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया है। ऑब्वियसली एलिजैंग ने ही इसे ये डैमेज दिया होगा। जो भी हो गाइस अभी जो यहाँ बिल्डिंगें हिल रही है इन्हें नहीं पता कि ये किसके वजह से हो रहा है। वेरन पूछता है क्या ये वो फार्मासिस्ट कर रहा है? डैनियल पूछता है फार्मासिस्ट? वेरन कहता है कि हाँ, जब तू पागल हो गया था तब एक बंदा यहाँ पर आया था, उसने लैब कोट पहन के रखा था, देख के लग रहा था कि शायद वो कोई डॉक्टर वगैरह होगा। डैनियल से इसकी लैब कोट पहना हुआ किसी बंदे से मैं भिड़ गया था, क्या वो जिनयोंग पार्क है? वेरन कहता है कि यार मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर जब तू यहाँ बेहोश हो गया तो वो भी यहाँ से निकल गया। डैनियल पूछता है कि कहाँ निकल गया? वेरन से इसकी यार उसका दिमाग खराब हो गया था, वो उसने कहा कि वो मेडिसिन लेने जा रहा है। वेरन से बातचीत के दौरान बिग डैनियल को याद आता है कि वो तो जे से भिड़ गया था। बंदा तो फटाफट जाता है जे के पास और वो यहाँ जे को उठाने की कोशिश करता है और थोड़े बहुत आंसू भी यहाँ पर आ रहे थे बिग डैनियल को। लेकिन हाँ, अपना जे बड़ा खुश है कि बिग डैनियल वापस होश में आ गया है और जे को भी यहाँ पर ठीक देखकर डैनियल को थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। जो भी हो जेरी यहाँ पर कहता है वेरन से कि मैं बॉस जेक को ढूंढने जा रहा हूँ। ये दोनों ही एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कह के अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं। जेरी कहता है कि डेफिनेटली नेक्स्ट बार मैं जीतूंगा। वेरन कहता है कि नेक्स्ट बार मैं तुझे जीतने का मौका ही नहीं दूंगा। तभी यहाँ पर जैक भी आ जाता है, वो जोहान को साथ में लाया है। डैनियल कहता है तो तूने जोहान को बचा लिया? जैक सेज कि हाँ बचा तो लिया है, पर अब भी मेडिसिन का असर उतरा नहीं है। और वैसे बता यह आखिर हुआ क्या है? जे को किसने पीटा? डैनियल कहता है कि जे यार वो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं
तुझे बाद में सुनाऊंगा। जैक से इसकी साले तू मुझे ये कहेगा? पर जो भी हो, जैक कहता है कि देखकर लग रहा है कि हम जिनको बचाने आए थे हमने उन्हें बचा लिया है, तो क्या घर चले? वास्को कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम देख सकते हो वास्को इस टाइम लिटिल डैनियल को उठा के रखा था और वास्को बोलता है कि हम इतना दूर तक आ चुके हैं तो फास्ट एफिलिएट को डिस्ट्रॉय करके ही जाएंगे। बिना इस बुरे लोगों को पनिश करके हम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी यह अलेक्जेंडर आ जाता है और अलेक्जेंडर से इसकी एकदम सही बात, देखो इन दोनों का हालत फास्ट एफिलिएट वालों ने क्या किया है। अलेक्जेंडर इस टाइम जेक और सैमुअल को यहाँ उठा के लाया है। डैनियल पूछता है कि अबे जेक को क्या हुआ? अलेक्जेंडर सेज कि ये दोनों बहुत थक चुके हैं तो आई गेस ये दोनों सो गए होंगे। तभी यहाँ पर जिहान भी आ जाता है और जिहान कहता है कि मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, हम वापस नहीं जा सकते। मुझे ये बंदा पसंद नहीं है पर भी ये स्टिल मेरा भाई है, तो मेरे भाई को जिसने मारा है उसको मैं बिना टपका के यहाँ से नहीं जाऊंगा। इनकी बातें सुन के वैरन भी यहाँ पर कहता है कि ठीक है चलो, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा फास्ट एफिलिएट को डिस्ट्रॉय करने में। और मैं क्या, एली भी मदद करेगा? एक मिनट, एली कहाँ पर है? वैरन तो वास्को से पूछता है कि अबे बता एली कहाँ पर है, उसके साथ क्या हुआ? लास्ट टाइम वही तुझसे भिड़ा था तो अब वो कहाँ पर है? वास्को कहता है कि यार मुझे नहीं पता, हम दोनों के बीच लड़ाई तो हुई थी पर हम दोनों बाद में अलग हो गए थे। मैं ऊपर चला आया और एली नीचे चला गया था। तो क्या तू अभी तक एली से मिला ही नहीं है? वैरन कहता है कि नहीं, अब तक मैं उससे नहीं मिला हूँ। फिर वास्को पूछता है तो तू हमारे साइड कैसे आ गया? तुझे कैसे पता चला कि एली अब हमारे साइड है? वैरन कहता है कि वो मुझे सेली ने कॉल करके सिचुएशन बता दी थी। खैर जो भी हो गाइस, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वही प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी के लौंडे लपाटे आ जाते हैं और हमारे लौंडे लोगों को घेर लेते हैं। डैनियल कहता है कि हमने रीग्रुप होने में काफी टाइम वेस्ट कर दिया और अब इन लोगों ने हमें घेर लिया है। और सबसे गंदी बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पर ठीक से अभी तक रिकवर भी नहीं हो पाए हैं। डैनियल मन में कहता है कि चीजें सब कुछ सही से तो नहीं चल रहा, फिर भी हमें यहाँ पर फाइट करना होगा। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन लोग फाइट करने वाले हैं। इनकी हालत तो पहले से ही खराब है, तो ये लोग फाइट कैसे करेंगे पता नहीं। वैरन तो अभी डैनियल से कहता है कि भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तेरे पास कोई प्लान भी है? डैनियल से इसकी हाँ मेरे पास प्लान है, हमें यहाँ पहले अपने स्टेमिना को बचाना होगा, हम दूसरा फाइट यहाँ पर करने की हालत में नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बेहोश लोग पड़े हुए हैं उनके सेफ्टी के लिए हमें यहाँ डिफेंसिवली लड़ना होगा। और इन सब को ओवरकम करने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता है कि इनके लीडर को ही पकड़ लो, क्योंकि जिस टाइम हांगयुल को हम यहाँ पर टेक डाउन कर देंगे ये फाइट यहाँ खत्म हो जाएगा। हम देखते हैं इनका लीडर इनके ही पीछे खड़ा हुआ था, यानी हांगयुल। पर गाइस डैनियल इस टाइम एक चीज देखकर शॉक हो जाता है कि ये ऐसा क्यों फेस बना रहा है। तुम देख सकते हो हांगयुल इस टाइम बहुत गुस्से में है और वो काफी शॉक भी है। बंदा अपने मन ही मन कहता है कि ये सही नहीं है, कुछ तो यहाँ गलत हुआ है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हांगयुल तो इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर खड़े कैसे हो? डैनियल से इसकी खड़े कैसे है? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास चलने फिरने के लिए पैर है ना। हांगयुल कहता है नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम लोग अभी तक जिंदा कैसे हो? वैरन कहता है कि भाई ये लौंडा पागल हो गया है क्या? डैनियल कहता है हम जिंदा है क्योंकि हमने अपने सारे एनिमीज को हरा दिया है। और फिर वास्को कहता है कि भाई ये लौंडा तो मुझसे भी ज्यादा मूर्ख है। तभी हांगयुल कहता है कि तुम लोगों ने अपने सारे एनिमीज को हरा दिया, ये तो बड़ा अजीब है क्योंकि वो बंदा तो कभी नहीं हार सकता। या फिर एक मिनट रुको, तुम लोग शायद उस चीज से अभी तक मिले ही नहीं हो। हांगयुल यहाँ पर वही हल्क वाला मॉन्स्टर की बात कर रहा है जो बेसमेंट में था। पर जो भी हो, अभी अपने लौंडे लोग यहाँ पर वर्कर्स के इन चुंटू मुंटू बंदे को पीटने लगता है और यह हांगयुल अभी भी सोच रहा है कि यार ये लोग उससे अभी तक मिले क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर यहाँ दौड़ के आता है हांगयुल के ऊपर अटैक करने के लिए। और अलेक्जेंडर बोल रहा है कि सैमुअल मुझे देख, अगर तू एक एयर कंडीशनर है तो मैं एक फैन हूँ, फैन। भाई ये लौंडा पक्का मरेगा। हम देखते हैं अलेक्जेंडर जैसे ही हांगयुल के ऊपर एक पंच मारने आता है तभी ये हल्क मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है और अलेक्जेंडर का मुंह पकड़ के सीधा जमीन में घुसेड़ देता है। सब लोग तो इस मॉन्स्टर को देखकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। हांगयुल यहाँ पर वर्कर्स के फास्ट एफिलिएट के इस मॉन्स्टर को देखता है और अपने मन में कहता है कि क्या इसे चोट लगी है? तो इसका मतलब यहाँ आने से पहले इसकी किसी के साथ फाइट हुई थी, इसी वजह से ये एलाइट क्रू से अभी तक मिला नहीं था। पर वो कौन है जो एलाइट क्रू के लिए इससे भिड़ गया था अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के? ऑब्वियसली गाइस वो और कोई नहीं, अपना एली ज़ैंग है। जो भी हो, अभी तो ये मॉन्स्टर यहाँ पर हल्क की तरह चिल्लाने लग जाता है और इससे फाइट करने के लिए पहले वैरन आता है। वैरन आके एक किक थ्रो करता है पर तुम देखो इसको कुछ हुआ ही नहीं। वैरन तो अपने मन में कहता है कि ये साला आखिर है कौन, इससे फाइट करते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं उससे फाइट कर रहा हूँ, मतलब टॉम ली से। एंड ए मॉन्स्टर इस टाइम एक मुक्के में वैरन को यहाँ से उड़ा देता है और फिर अगला मुक्का ये जैक के ऊपर दे मारता है। जैक इसको ब्लॉक तो कर लेता है पर इसका पावर इतना डिस्ट्रक्टिव था कि जैक इसे झेल नहीं पाता। जैक तो अपने मन में ही कहता है कि इसका डिस्ट्रक्टिव पावर तो ठीक उस ओल्ड मॉन्क की तरह है। इसके बाद ये मॉन्स्टर वास्को के ऊपर एक पंच दे मारता है और वास्को से इसकी भाई इसका पावर तो ठीक ब्रेक डेक के लेवल का है।
इसके बाद ये मॉन्स्टर जिहान को भी नहीं छोड़ता और जिहान के ऊपर तो इसने दोनों हाथ से मारा है। जिहान तो अपने मन में ही कहता है कि अगर जी चैंग यहाँ पर होता तो बात कुछ अलग होती। अदर साइड डैनियल से इसकी मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, मेरे लोग थके हुए तो थे पर इनको सिंगल हिट में टपका देना ये चीज तो कुछ हजम नहीं होता। डैनियल की ऐसी फटी हुई हालत देखकर हांगयूल तो यहाँ हंसने लग जाता है। डैनियल बोलता है कि साले तू यहाँ पर हंस क्यों रहा है? हांगयूल कहता है कि माफ कर देना भाई, मैं अपना हंसी रोक ही नहीं पा रहा, क्योंकि यूजिन ने मुझे वार्न किया था कि तू यहाँ पर आ रहा है और तूने थर्ड और फोर्थ एफिलेट को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो शायद तू मेरे किंगडम फर्स्ट एफिलेट को भी डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेगा। सो यूजिन ने मुझे बोला था कि मैं थोड़ा इसके लिए प्रिपरेशन करके रखूं, पर भाई मैं यहाँ किसकी प्रिपरेशन करूँ? तू मेरे किंगडम फर्स्ट एफिलेट को डिस्ट्रॉय करेगा? अजी घंटा। यूजिन जिस एलाइट क्रू के लिए इतना टेंशन ले रहा था वो तो मेरे सोल्जर के ऊपर एक खरोच भी नहीं लगा पाया। और वैसे भी फास्ट एफिलेट को कोई एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये है। और तुझे क्या लगता है कि तेरे लोग यहाँ थक गए थे इसलिए वो लोग हार गए? तुम एलाइट क्रू सच में यार बहुत बेवकूफ हो। अगर तुम लोग फुल स्ट्रेंथ में होते फिर भी तुम हमारे नंबर 1 को कभी नहीं हरा पाते। और तू क्या मेरे किंगडम को डिस्ट्रॉय करेगा? अगर 4 मेजर क्रू भी यहाँ पर आ जाते तो वो लोग भी कुछ उखड़ नहीं पाते, इंक्लूडिंग वर्कर्स भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी हो, अभी तो ये मॉन्स्टर जैक को जान से मारने वाला था, पर तभी इसके किक को कोई रोक देता है और कहता है कि बेटा अब तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। एलाइट क्रू एक अलग चीज है, लेकिन तेरे को लगता है कि 4 मेजर क्रू भी तेरे सामने टिक नहीं पाएगा? ये तो गलत बात है, क्योंकि 4 मेजर क्रू के अंदर गैंगबैक भी आता है और गैंगबैक का मैच जोहान कभी नहीं हारा। सो हाँ गाइस, जोहान को फाइनली होश आ गया है और जैसे जैक ने जोहान को बचाया था, इस टाइम जोहान बचाएगा जैक को। और अभी जोहान कहता है कि ओए क्या तूने सुना? क्या तू इन लोगों को ऐसे ही बोलने देगा? जैक कहता है नहीं भाई, हम लोग इन्हें ऐसे तो नहीं बोलने दे सकते। और बेटा हांगयूल, तुझे 4 मेजर क्रू के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी साइड सैमुएल भी खड़ा हो जाता है और सैमुएल कहता है कि ओए होए, तुझे गैंगनाम के बारे में नहीं बोलना चाहिए ऐसे, मतलब वर्कर्स के बारे में। तभी गाइस हम देखते हैं एली ज़ैंग भी यहाँ पर आ जाता है। हालांकि उसे काफी डैमेज पड़ा है, पर इस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के बाद भी वो फिर से वापस यहाँ आ चुका है। एंड अभी जोहान कहता है कि यार तुम जैसे लूजर लोगों के साथ मुझे अब टीम अप करना होगा। जैक कहता है कि जो कोई भी यहाँ पर थका हुआ है वो इस फाइट से दूर रह सकता है। सैमुएल कहता है कि तुम लोगों को शायद पता चल चुका होगा कि हम किसके अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं। एली कहता है तुम लोगों के रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, इस टाइम हम एक डेमन के अगेंस्ट लड़ने वाले हैं, तो चलो सिर्फ एक बार के लिए हम लोग यहाँ एक अलायंस बना के फाइट करते हैं। सो गाइस हाँ, जोहान, जेक, एली और सैमुएल मिलके फाइट करेगा वर्कर के फर्स्ट एफिलेट के इस नंबर 1 मॉन्स्टर से। एली बताता है कि इस मॉन्स्टर का जो फाइटिंग लेवल है वो लिटरली मेरे लिए इम्पॉसिबल है मेजर करना। ये शायद अब तक का ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है जिससे हम लोगों में से कोई भी पहले नहीं भिड़ा। तो अगर तुम एक पल के लिए भी यहाँ पर गार्ड डाउन करोगे तो तुम तो यहाँ मरोगे। सो अपना नजर थोड़ा तेज रखना और चलो इन्हें दिखा देते हैं कि आखिर हम लोग है कौन। जो भी हो, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डोसू ली के ऊपर। तुम्हें याद होगा जे ने इसे हराया था। एंड अभी इसके पास कोई आता है और कहता है कि ये क्या, ये ऐसे क्यों बेहोश हुआ है? ऐसा लग रहा है कि बेहोश होने से पहले ये अपने जेब से कोई हथियार निकलने वाला था। लगता है ये हथियार वाकई ही इसके लिए बहुत कीमती होगा, तभी तो इसे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है। लेकिन जो भी हो, इसके ओनर के बिना इसे देखना थोड़ा रूड होगा, तो चलो मैं अपने काम में निकलता हूँ। ये बंदा यहाँ से जा ही रहा था, पर तभी कहता है कि यार मैं बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ, तो चलो देख ही लेते हैं कि इसके पास आखिर है क्या। एंड गाइस, क्या तुम समझ पा रहे हो कि ये कौन आया है यहाँ पर? मैं तो समझ गया। जो भी हो, अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डैनियल वर्कर्स के इन चुटकु मुटकु बंदों को पहले उड़ा रहा था, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे लोग एक साथ डैनियल के ऊपर अटैक कर देता है, और लिटरली बहुत सारे। बट डैनियल बहुत इजीली इन सबको पेल रहा था। और अभी वो मन में कहता है कि हम लोग यहाँ जीत सकते हैं, क्योंकि 4 मेजर क्रू के हेड इस टाइम हमारे साथ मिलके फाइट कर रहा है। तुम देख सकते हो कि गाइस ये चारों मिलके इस मॉन्स्टर के साथ इस टाइम लड़ रहा है। और अभी हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर जोहान के ऊपर एक पंच थ्रो करने आता है, पर एली उसके पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है और कहता है कि जोहान भाई थोड़ा केयरफुल। जोहान कहता है कि अरे यार मैं इसे डॉज कर लेता, तू बीच में क्यों आया? तभी हम देखते हैं सैमुएल इसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि भाई मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, मैं इसको हिला तक नहीं पा रहा। हम देखते हैं जेक भी यहाँ पर आता है इसका साथ देने, और जेक कहता है कि अरे भाई मैंने सुना कि तेरा बाप एक एसी टेक्नीशियन है। सैमुएल सेज अबे साले अपना मुंह बंद कर और फाइट में फोकस कर। एंड गाइस हम देखते हैं ये दोनों मिलके इस मॉन्स्टर को दीवार पे ठोक देता है, और फिर एली आके इस मॉन्स्टर के सर पे एक लात दे के मारता है, और फिर जोहान आके इसके कमर पर। और अभी एली कहता है कि इसे रिएक्ट करने का टाइम मत देना, इसका एक पंच अगर हमारे ऊपर लैंड हो गया ना तो हम सब गए। और गाइस तुम्हें लग रहा होगा कि इन लोगों ने टीम अप करके क्या ही मारा है इस मॉन्स्टर को, पर ऐसा नहीं है। अगले ही मुंह
मोमेंट ये मॉन्स्टर अपने राइट हैंड को ऐसे स्विंग करता है और सिर्फ इतने में ही ये चारों यहाँ से उड़ जाता है। सैमुअल यहाँ से उड़ते हुए जाता है और मन में कहता है कि भाई इसने सिर्फ हवा में ही ऐसे हाथ चला दिया और हम लोग उड़ गए, इसका और एक दो पंच हमारे ऊपर लग गए तो हमारा गेम तो ओवर हो जाएगा। हम देखते हैं ऐसा ही होता है। सैमुअल इस टाइम मिड एयर में था और मिड एयर में ही ये मॉन्स्टर सैमुअल के ऊपर अटैक करने आ जाता है, लेकिन ये अटैक लैंड कर पाए उससे पहले एली आके सैमुअल को बचा लेता है। एली ने सीधा इसके आंखों में अपना पैर घुसा दिया है और अभी एली जेक से कहता है कि जेक सैमुअल को उठा और यहाँ से निकल जा। जेक तो यहाँ सैमुअल को गोद में उठा के थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है और सैमुअल कहता है कि भाई मुझे गोद में उठाने से पहले मुझे पूछ तो लेता। इधर एली कहता है कि हम सब लोग पहले से ही थके हुए हैं, तो इस मॉन्स्टर की तरफ से एक क्लीन हिट अगर हम लोगों के ऊपर लग गया तो हम सब मरेंगे। जेक कहता है कि भाई एली तू इस मॉन्स्टर के साथ अकेला फाइट किया और तू अब भी यहाँ पर कैसे खड़ा है। एली कहता है वो तो मैं लकी था, क्योंकि जिस जगह इसके साथ मेरा फाइट हुआ था वो अंधेरा था, तो मुझे वहाँ पर एडवांटेज मिला और ये मेरे ऊपर कोई भी क्लीन हिट नहीं मार पाया। अगर इसने मेरे ऊपर क्लीन हिट मारा होता उस टाइम तो अभी मैं यहाँ पर नहीं होता। एंड गाइस तुम देख सकते हो कि इस मॉन्स्टर को इस टाइम काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है। जेक कहता है कि भाई किसी के पास कोई आइडिया है कि हम इस मॉन्स्टर के साथ कैसे फाइट करेंगे। जोहान कहता है कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए किसी को यहाँ पर सैक्रिफाइस करना होगा। जेक कहता है कि भाई सैक्रिफाइस, इससे क्या मतलब है तेरा। जोहान कहता है कि हमें कोई ऐसा चाहिए जिसके पास अभी भी बहुत ज्यादा स्टेमिना बचा हो। एंड एक कहते हुए जोहान इस टाइम देख रहा था सैमुअल को, तो ये लोग सैमुअल को सैक्रिफाइस करवाने वाला है। सैमुअल कहता है कि साले तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो बे। सैमुअल ने ये बोला और तभी ये मॉन्स्टर अटैक करता है इनके ऊपर। जोहान और जेक तो बच जाता है इससे। उसके बाद जोहान कहता है कि हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने की, अगर हम इस फाइट को और ज्यादा खींचते रहे तो ये हमारे लिए ही नुकसान होगा। हम देखते हैं सैमुअल यहाँ पर रेडी हो जाता है सैक्रिफाइस करने के लिए। वो सीधा जाके इस मॉन्स्टर को पकड़ता है और इसे उठा के यहाँ एक सुप्लेक्स मारने की ट्राई कर रहा था, लेकिन सैमुअल नहीं कर पाता। ये मॉन्स्टर उसके ऊपर एक पंच मारने आ जाता है, बट ये मॉन्स्टर अपना ये पंच लैंड नहीं करता, ये बीच में ही रुक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वो इस टाइम किसी के सीक्यूसी के दायरे में है। जोहान ने यहाँ पर अपना टेक्निक एक्टिवेट कर लिया है और जोहान सैमुअल से कहता है कि भाई उसे टाइटली पकड़ के रखना, अगर उसको छोड़ दिया तो हम सब मरेंगे यहाँ पर। और अब टाइम आ चुका है हमारे फाइनल अटैक करने की, तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है इस मॉन्स्टर को हराने की, और वो ये है कि हम चारों को यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा के फाइट करनी होगी। हम देखते हैं पहले जोहान जाके इस मॉन्स्टर के मुंह पर अपना एल्बो दे मारता है, उसके बाद एली आके इस मॉन्स्टर का अंडे तोड़ देता है और फिर जेक भी इसके मुंह पर अपना एल्बो दे मारता है। और तुम देख सकते हो कि ये मॉन्स्टर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और उसके नीचे सैमुअल पीछे जा रहा है। और अभी जोहान फिर से आके इस मॉन्स्टर के पेट पर एक जोरदार लात दे मारता है और एली वो तो इसके सर में मुक्के पे मुक्के बजा रहा था। और फिर ये चारों अपना फुल स्ट्रेंथ लगा के इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और इस मॉन्स्टर को यहाँ पर फोड़ दिया इन लोगों ने। हांगयूल देखता है कि उसका ये प्यारा नंबर 1 मॉन्स्टर यहाँ पर हार गया है, ऊपर से ये चारों बंदे भी यहाँ बच गए हैं। जेक कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, पर एक सेकेंड रुको, ये क्या कर रहा है। हम देखते हैं हांगयूल इस टाइम इस मॉन्स्टर के बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर रहा है। हांगयूल कहता है कि ये तो बड़ा अजीब है कि ये इतना जल्दी हार गया, क्या 4 मेजर क्रू के हेड लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट क्या फर्क पड़ता है, तूने मुझे कहा था कि तू मेरे साथ हमेशा रहेगा। और ये कहते हुए हांगयूल इस टाइम रो रहा था, अब वो किस लिए पता नहीं, पर ये मॉन्स्टर यहाँ पर वापस खड़ा हो जाता है और इस बार उसका ऑरा पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसको यहाँ वापस खड़ा होते हुए देखकर 4 मेजर क्रू के अपने ये लौंडे लोग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड अभी हांगयूल कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, मेरा जो ये नंबर 1 है ना, ये कभी हारता नहीं है, या यूं कहो कि ये कभी अगर हार भी गया तो मैं इसे ड्रग्स का इंजेक्शन देके फिर से खड़ा कर सकता हूँ। और एक बार जब ये उठ खड़ा होता है तो ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसका मतलब ये है कि मेरा ये नंबर 1 लगातार और ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और मेरा गोल बस यही है कि मैं अपने नंबर 1 को द फाइटिंग प्रोडिजी टॉम ली के लेवल में पहुंचा दूं। हम देखते हैं ये मॉन्स्टर इस टाइम आगे बढ़ रहा था और जोहान मनी मन कहता है तो क्या ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। भाई इसे देखकर तो अपने चारों लौंडे की यहाँ पर हाथ पैर बाजू कांपने लग जाता है, इनके पास और स्ट्रेंथ नहीं बची है फाइट करने के लिए। पर तभी यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाता है और डैनियल कहता है कि लाइट ऑफ हो गया। लाइट ऑफ हो गया है बिकॉज यहाँ पर कोई आ रहा है जो कहता है कि साले हरामखोरो, मैंने तुम लोगों से कहा था कि पुलिस के हाथ पकड़े मत जाना, थोड़ा केयरफुल रहना, लेकिन फिर भी तुम लोग खुले में गैंग फाइट कर रहे हो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को नहीं लगा था कि यहाँ इतने सारे लोग होंगे जो मेरे खून के प्यासे है। छतरी लेके काला कोट पहन के यहाँ पर आया है तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि गाइस एक गन है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब गन छतरी लेके आता है तो बारिश जरूर होती है। फिर भी जोहान को ऐसा लग रहा था कि ये गन है। जोहान तो गुस्सा हो जाता है कि साले तू यहाँ पर क्या करने आया है। ये
बंदा कहता है अच्छा तो तू जोहान सियोंग है, थोड़ा देर रुक जा बेटा, मुझे यहाँ कुछ कहना है। बट उससे पहले ही हांग यूल यहाँ का लाइट ऑन कर देता है और कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, गन या फिर मैं कहूँ गो गन के कपड़े पहने हुए। गो को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि साले हरामखोर तूने लाइट क्यों ऑन किया। मैं अपना डायलॉग फिनिश करने ही वाला था कि वर्कर्स वाले अब तुम 4 मेजर क्रू का हिस्सा नहीं हो, पर तूने लाइट जला दिया। तुझे पता भी है मैंने इन लाइन्स को कितनी बार प्रैक्टिस की है, इवन मैंने गन को पैसा भी दिया था स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, पर तूने मेरे पूरे ड्रामेटिक एंट्री की माँ बहन एक कर दी। भाई ये बंदा कभी नहीं सुधरेगा। हांग यूल पूछता है कि वैसे तू यहाँ पर क्यों आया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तू यहाँ पर हम लोगों की मदद करने आया है, लेकिन मैं इन घुसपैठियों के साथ खुद डील कर सकता हूँ। गो से इसकी तू क्या बोल रहा है, मैंने कब कहा कि मैं यहाँ पर तेरी मदद करने आया हूँ। मैं यहाँ पर वर्कर्स की तरफ से फाइट करने नहीं आया। हम इस टाइम उस फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब गो आया था यहाँ पर ब्लड डोनेट करने। तब उसने हांग यूल को बोला था कि यार मेरे सीक्रेट फ्रेंड को किसी ने किडनैप कर लिया है, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन है, तो मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे किसको मारना है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और गो इस टाइम कहता है मैं तो यहाँ पर आया हूँ मेरे सीक्रेट फ्रेंड सैमुएल को बचाने के लिए। तो हांग यूल समझ जाओ बेटे, मैं यहाँ पर एलाइड क्रू के साइड में हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि तेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसके बाद गो डैनियल से पूछता है कि बेटे क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए इसको पेल दूं। डैनियल कहता है कि हाँ हाँ प्लीज इसे पेल दो। गो कहता है पर बेटा तुम जानते हो कि मैं इस काम के लिए पैसा लेता हूँ। और जैसा कि ये मॉन्स्टर टॉम ली के लेवल का है, तो गो यहाँ पर अपने उस हथियार को निकाल लेता है जो वो यहाँ पर आते हुए डोसुली से लिया था। एंड अभी गो से इसकी चलो बेटे इस मॉन्स्टर को हराने के लिए प्राइस रेटिंग शुरू होता है 1 बिलियन वॉन से, मतलब अगर इतना पैसा दोगे तो मैं तुम्हारे लिए इस मॉन्स्टर को हरा दूंगा। डैनियल कहता है कि 1 बिलियन वॉन ना, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। हम देखते हैं ये मॉन्स्टर तो गो को पीटना शुरू कर देता है। ये मुक्के पे मुक्के बजा रहा था गो के मुंह पर। इवन एक गो का पैर पकड़ के लिटरली यहाँ पर जमीन पे बार बार स्लैम देके मार रहा था और फिर एक गो को पकड़ के दूर फेंक देता है। हांग यूल भी यहाँ पर गो को थोड़ा सुना देता है कि भाई तूने वर्कर्स को अपना एनिमी बना लिया, अब इसमें तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तूने जो ये डिसीजन लिया है उसका भुगतान तो तुझे खुद ही करना होगा। हम देखते हैं ये मॉन्स्टर गो के सामने आके अपने दोनों हाथ से उसके ऊपर अटैक करता है और लिटरली इस अटैक को गो रोक देता है सिर्फ अपने छतरी से। और इस सिचुएशन में भी गो डैनियल से पूछता है कि अगर तेरे पास 1 बिलियन नहीं है तो कितने पैसे है। डैनियल चिल्ला के कहता है कि मेरे पास 5000 वॉन है। भाई ये होता है $4 इंडियन रुपीस में 350 रुपया। गो ये बात सुन के कहता है कि सैमुएल भाई घर चल, सिर्फ तेरे हॉस्पिटल के बिल ही 5000 वॉन से बहुत ज्यादा होंगे, तो इन्हें यहाँ पर इन प्रॉब्लम से खुद ही निपटने दे, हम चलते हैं। गो यहाँ से जाने लगता है, पर गाइस मैं बता दूं ये नाटक कर रहा है, क्योंकि अगले ही मोमेंट ये अपने छतरी का हैंडल तोड़ के इसको घुसा देता है इस मॉन्स्टर के मुंह पर। एंड गो से इसकी यार अब तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हम देखते हैं ये मॉन्स्टर तो अंधाधुन गो के ऊपर अटैक करने लगता है, पर गो वो सिर्फ डॉज करे जा रहा है और डॉज करते हुए गो यही कह रहा है कि यार मुझे यहाँ पर कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो मैं इस मॉन्स्टर के साथ क्यों फाइट करूं, इवन कोई तो मुझे इसके लिए पैसा भी नहीं दे रहा। जे के सब देखकर अपने मन में कहता है कि भाई ये गो पहले की तरह लड़ रहा है जब ये थर्ड एफिलेट के अंदर लड़ा था। देखकर ऐसा लगता है कि गो यहाँ पर खेल रहा है, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वो भी घबराया हुआ है। तो क्या गो भी इसको नहीं हरा सकता? तभी गो जेक के पीछे आ जाता है और कहता है कि साले हराम को तू यहाँ पर खड़े खड़े देख क्या रहा है, मेरी मदद करना। अब देखो गाइस, हांग यूल यहाँ पर कुछ ऐसा बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। हांग यूल सेज कि गो मुझे पता है कि तू फाइट के अंदर कभी भी सीरियस क्यों नहीं होता, बिकॉज तू डरता है कि तेरी कमजोरी सबके सामने ना आ जाए और तू हमेशा इसको अपने मजाक के पीछे छुपाता है, ताकि अगर तू कभी भी हार गया तो तू ये बोल सकता है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, मैं खेल रहा था। और वैसे गो मैं बहुत खुश हूँ कि तू एलाइड क्रू के साइड है ना कि गन, अगर वो होता तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। एंड दैट्स द लाइन जो हांग यूल को यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए था। गो से इसकी अच्छा बेटा तो तू कह रहा है कि गन मुझसे ज्यादा पावरफुल है, क्यों क्या हुआ जवाब देना। एंड गाइस हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर इस टाइम गो के ऊपर अटैक करने वाला था, पर गो यहाँ पर एक हैमर निकल के इस मॉन्स्टर के चिन पे दे मारता है और तुम देखो इसने उल्टा करके मारा है। एंड अभी इस टाइम गो से इसकी चल, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं गन से कितना ज्यादा डिफरेंट हूँ। एंड गाइस ये जो हथौड़ा है ये गो को मिला उस बंदे से जो बेहोश पड़ा हुआ था डोसुली, लेकिन जो भी हो अभी गो यहाँ पर फुल ऑन रेंज मोड में चला जाता है। गो कहता है तूने कहा कि ये चीज टॉम ली के लेवल का है, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि इस चीज के अंदर कोई दिमाग ही नहीं है, जबकि एक फाइट के अंदर अपना दिमाग चलाना बहुत जरूरी है। वो टॉम ली है, उसके साथ कंपेयर मत कर, वो ऐसे ही फाइटिंग प्रोडिजी नहीं बना है, पर फिर भी मुझे कहना ही पड़ेगा कि ये चीज तो बहुत डेंजरस है जो तूने बनाई है, और पता नहीं कितने टाइम बाद जाके मैं एक असली फाइट कर रहा हूँ। ये बातें बोलते हुए गाइस तुम देख रहे हो कि गो यहाँ पर कितने बुरे तरीके से इसको पीट रहा है। ये मॉन्स्टर तो एक पंच थ्रो करने की कोशिश करता है, पर गो इसके पैर पर हथौड़ा देके मारता है। एंड गो से इसकी यही डिफरेंट है मेरे और गन के बीच,
मुझे मजा नहीं आता और मैं उन लोगों को कभी अकेला भी नहीं छोड़ता जिसके अंदर पोटेंशियल है और मुझे जिन्हें देखकर लगता है कि ये बड़ा होकर मुझे तोड़ सकता है, वो मुझे तोड़े उससे पहले ही मैं उनको कुचल देता हूँ ताकि वो फ्यूचर में आगे चल के कोई दिक्कत ना क्रिएट कर सके। एंड गाइस अभी इस टाइम गो इस मॉन्स्टर के दोनों पैर को ही तोड़ देता है हथौड़ा मार के। इसके बाद गो फुल ऑन रेंज मोड में चला जाता है। हमें दिखाया नहीं जाता पर हमें सुनाई देता है कि गो इस मॉन्स्टर को बहुत कूटता है और कूट के इसे यहाँ पर बेहोशी कर देता है। लेकिन तुम्हें पता है गो का मजाक यहाँ पर खत्म नहीं होता। इस मॉन्स्टर को कूटने के बाद गो से इसकी यार मैं तो बहुत ही डर गया था इससे लड़ाई करते हुए, मैं तो पैंट में मुंह दे रहा अभी। और देख लो यार मैं इसीलिए सीरियस नहीं होता, इस कमरे का पूरा माहौल ही खराब हो गया। बट हांगयूल यार तुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, तू कुछ ज्यादा ही कर रहा है। तुम देख सकते हो कि गाइस हांगयूल ने यहाँ पर बहुत सारे इंजेक्शन ठोका है इस मॉन्स्टर के ऊपर। बंदा तो यहाँ पर कुछ भी करके सिर्फ और सिर्फ इस मॉन्स्टर को यहाँ पर वापस खड़ा करना चाहता है। हांगयूल सेज कि यार तू ऐसे नहीं हार सकता, तूने मुझे प्रॉमिस किया था। हांगयूल के ये बोलते ही हम देखते हैं ये मॉन्स्टर वापस यहाँ पर खड़ा हो जाता है। खड़ा होते ही ये गो के हाथ में जो ये हैमर है इसको एक ही स्लैश में काट देता है। एंड अभी हांगयूल से इसकी गो तूने तो कहा था कि तेरा पसंदीदा हथियार है तलवार, लेकिन लगता है आज तू उसको लेकर नहीं आया है, मतलब भाई तू यहाँ आज पक्का मरेगा। हम देखते हैं ये मॉन्स्टर इस टाइम एक पंच मारने वाला था गो के ऊपर, पर तभी गो से इसकी यार एक तलवार कोई खास चीज नहीं होता। अगर तुम चाहो तो तुम किसी भी चीज को तलवार बना सकते हो, इवन एक टूटे हुए काठ का टुकड़ा भी तलवार बन सकता है। वो तुम्हारे माइंडसेट और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हम गो का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं एंड गो से इसकी ये जिस मोमेंट में इस चीज को एक तलवार समझूंगा ये एक तलवार बन जाएगी। एंड गाइस लिटरली अगले ही मोमेंट गो इस टूटे हुए काठ के टुकड़े से इस मॉन्स्टर का एक हाथी काट देता है। इस मॉन्स्टर को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था पर गो वो बिल्कुल नहीं रुकता, वो अगले ही मोमेंट इस मॉन्स्टर को हर एक जगह से काट देता है। इसके बाद गो इस काठ के टुकड़े को फेंक देता है और कहता है कि छी यार ये कितना क्रिंज था, मैंने इन बच्चों के सामने कहा कि एक लकड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा भी तलवार बन सकता है। छी यार मैंने कितना घटिया डायलॉग मारा यहाँ पर। बट जो भी हो बच्चे लोग, मैंने इस मॉन्स्टर को फ्री में हराया है तो मैं तुम लोगों से 1 बिलियन वॉन चार्ज नहीं करूंगा। अदर साइड हम देखते हैं हांगयूल को और ये अभी भी इस मॉन्स्टर को उठाने की कोशिश कर रहा है। हांगयूल तो यही कहता है कि चल उठ जा और फाइट कर, तुझे मेरे किंगडम को प्रोटेक्ट करना होगा। तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तू मेरे साथ रह के मेरे किंगडम को प्रोटेक्ट करेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, तो तू यहाँ पर ऐसे ही नहीं हार सकता। चल उठ यहाँ पर खड़ा हो जा और अपने छोटे भाई के लिए फाइट कर। सो हाँ गाइस ये मॉन्स्टर और कोई नहीं हांगयूल का बड़ा भाई है। इवन जो ये हांगयूल है ये तो उसका असली नाम भी नहीं है, हांगयूल तो उसका बड़ा भाई का नाम है, मतलब इसने अपने बड़े भाई का नाम भी चुरा लिया है। अब वो कैसे, चलो हम देखते हैं हांगयूल के फ्लैशबैक के अंदर। हमें इस टाइम हांगयूल के फैमिली फोटो दिखाया जाता है और गाइस अभी हमें पता चलता है कि हांगयूल का जो असली नाम है वो है ग्योलबेक। और ये इस टाइम देखो टीवी में क्या देख रहा है। हम देखते हैं इसका बाप भी इसके पीछे खड़ा होकर ये देख रहा था। इसका बाप कहता है कि टीवी में जो दिख रहा है ना ये सारे जापानीज है, मैंने हाल ही में इन सब का सर्जरी किया है, देख ये सब कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब कोरियन स्टाइल का प्लास्टिक सर्जरी तो अब जापान में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ग्योल इस टाइम अपने डैड से पूछता है कि मॉम कहाँ पर है। उसका डैड कहता है कि मैंने तेरे मॉम को अभी सुला दिया है, लगता है उसे प्रोपोफॉल का लत लग गया है। और गाइस प्रोपोफॉल एक ड्रग होता है जो एनेस्थीसिया के लोगों को दिया जाता है। एनेस्थीसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, जो उसके मॉम को है। खैर जो भी हो, ग्योल का डैड कहता है कि बेटा देख रहा है ये जापानीज लड़कियां अब कितनी हॉट लग रही है, ये तेरे डैड का कमाल है, तेरा डैड एक बहुत टैलेंटेड सर्जन है। इस पर ग्योल कहता है कि क्या आप इसको सच में एक ब्यूटीफुल मानते हो, क्योंकि इनके आंख, नाक और लिप्स सब तो एक ही जैसे लग रहे हैं। ब्यूटी का मतलब तो ये होता है कि उनके चेहरे में कुछ रियर हो। और गाइस हमें पता है हांगयूल यानी ग्योल के नजर में ब्यूटी क्या होता है। लेकिन जो भी हो, ग्योल के इस बात से उसका डैड थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसके सामने आके थोड़ा डरावना चेहरा बना के कहता है कि बेटा मैंने तुझे कहा है ना कि तुझे मेरे ही तरह एक प्लास्टिक सर्जन बनना है, तो यहाँ नॉनसेंस बातें करना बंद कर दे बेटे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्योल का बड़ा भाई आ जाता है और इसका नाम है हांगयूल। हांगयूल यहाँ पर आके कहता है ग्योल तो सही बोल रहा है, हर किसी के नजर में खूबसूरती का मतलब कुछ और ही होता है। और गाइस ग्योल यहाँ पर मनी मन कह रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है जो मुझे समझ सकता है और वो है मेरा बड़ा भाई। ये भी मेरे डैड की तरह एक सर्जन है और वो एक ऐसा डॉक्टर है जो पैसों से ऊपर लोगों को रखता है। एंड अभी इसका बड़ा भाई हांगयूल यहाँ पर आके कहता है कि ग्योल मैं तेरे बातों से एग्री करता हूँ और मैं तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे तू अपने लाइफ में कोई भी रास्ता क्यों ना चुने। अब गाइस तुम समझ गए होंगे कि ग्योल का ये बड़ा भाई हांगयूल यह बहुत अच्छा इंसान है, बट ग्योल अपने बड़े भाई को लेकर अपने मन में ही सोचता है कि उसका बड़ा भाई एक नंबर का गधा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेशेंट्स की केयर करता है।
तुम देख सकते हो हांगयूल ने इस टाइम इस बंदे का प्लास्टिक सर्जरी किया है और ये बंदा पहले ऐसा दिखता था। ये बंदा तो खुश हो जाता है कि ये अभी बहुत अच्छा दिख रहा है, पर गियोल के नजर में ऐसा नहीं था। गियोल के नजर में तो ये बंदा पहले जैसा था वही अच्छा था, क्योंकि उसके अंदर यूनिक चीजें थी। भाई ये बंदा गियोल को लगता है कि यूनिक होना ही खूबसूरती होता है, ऐसा नहीं है यार। इवन गियोल अपने मन में कहता है कि यार मैं अपने भाई को समझ ही नहीं पाता, मुझे समझ ही नहीं आता कि ये दूसरों के लिए क्यों जीता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम देख सकते हो कि हांगयूल इस टाइम एक बूढ़े आदमी को रास्ता क्रॉस करवा रहा है। ये देखकर गियोल अपने मन ही मन कहता है कि ये करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि ये बुढ़ा इंसान तो उसे याद भी नहीं रखेगा। यार मेरा भाई सच में एक नंबर का गधा है। एंड गाइस अभी गियोल के नजर में उसके बड़े भाई के लिए थोड़ा आग तो उछल रहा था और इस आग में घी डालने आ जाता है अपना यूजिन। यूजिन यहाँ पर आके कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ कि ये देखना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है ना। और गाइस तुम इन दोनों के ड्रेस देखकर तो समझ गए होंगे कि ये दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं। जो भी हो यूजिन इस टाइम गियोल से कहता है कि यार तेरा ये बड़ा भाई तो तुझसे काफी डिफरेंट है, वो तो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीता है और तेरे डैड को तो सिर्फ पब्लिक ओपिनियन से फिक्र है। एंड तेरे मॉम उन्हें तो पैसों से मतलब है ना। मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है और मैंने ये भी सुना है कि तेरे मॉम डैड के बीच अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। गियोल कहता है कि तुझे ये सब कुछ कैसे पता। इस पर यूजिन कहता है कि गियोल मैं यहाँ पर तेरी मदद करना चाहूंगा, हम लोग फ्यूचर में एक दिन एक साथ जरूर काम करेंगे। आई थिंक कि हम दोनों एक बहुत अच्छे पार्टनर्स बनेंगे। जो भी हो इसके बाद हम गियोल के मॉम डैड के ऊपर आते हैं। एंड ये दोनों यहाँ पर बहुत ही अंधाधुंध झगड़ा कर रहा था, क्योंकि गियोल के डैड ने यहाँ पर कुछ बेघर लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट करने का ऑफर दिया है। ऑब्वियसली पब्लिक ओपिनियन के लिए किया होगा, पर उसके मॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो तो यही कहती है कि उसके बदले तुम्हें उनसे पैसे लेने चाहिए थे। तो ये दोनों इसी चीज के लिए यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। बट गियोल का डैड उसके मॉम को वही प्रोपोफॉल का ड्रग देके यहाँ पर सुला देता है। और यह जो ये बेघर लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट करने की बात हो रही थी, इसे सुन के हांगयूल कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पर चला जाऊंगा। हम देखते हैं फ्री में बेघर लोगों की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर एक जगह बनाया जाता है। एंड हांगयूल यहाँ बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट देता है। कुछ लोग तो यहाँ पर नॉर्मल बीमारी लेके आ जाता है जिसे डॉक्टर देखते भी नहीं है, पर हांगयूल उन सभी को देख रहा था। एंड गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं, ये जो प्राइवेट जगह पर हांगयूल ट्रीटमेंट दे रहा है ना, इसका फैसिलिटी बहुत खराब है और ये जगह बहुत ही चीप एंड घटिया है। तो यहाँ का जो छत था वो सडनली यहाँ पर गिरने लगता है। हांगयूल तो फटक से जाके सारे पेशेंट लोगों को इस बिल्डिंग से बाहर निकालता है। लगभग सारे लोग चले जाते हैं, पर तभी हांगयूल नोटिस करता है कि यहाँ 3 लोग हैं जो चल नहीं सकते। एंड ये तीनों लोग इस टाइम हांगयूल को देख रहा था। हांगयूल साइड में देखता है कि गेट उसके ठीक सामने ही है, वो दौड़ लगा के यहाँ से निकल सकता है। पर गाइस वो यहाँ ऐसा नहीं करता, वो इन तीनों लोगों को बचाता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। हम देखते हैं इस टाइम गियोल हॉस्पिटल में आया है अपने भाई से मिलने के लिए और देखो उसके भाई का हालत कुछ ऐसा हुआ है। गियोल तो ही कहता है कि भाई देखा कि भलाई का नतीजा क्या हुआ, मैंने कहा था आपको ऐसी चीजें मत किया करो। उन लोगों को बचाने की क्या जरूरत थी, उन लोगों को बचा के तुम हीरो तो बन गए हो, लेकिन एक हफ्ते के बाद सब लोग ये चीज भूल जाएंगे। और अभी हमारे मॉम डैड आपके इस सैक्रिफाइस का फायदा उठा के पब्लिक में अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ हुआ क्योंकि आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। आप हमेशा दूसरों के मामले में नाक घुसाते रहे और देखो उसका फायदा क्या हुआ। सच में बड़े भाई तुम एक नंबर के गधे हो। ये कह के गियोल इस रूम से बाहर निकल के आता है और हम देखते हैं कि यूजिन यहाँ पर ही बैठा हुआ था। और यूजिन से इसकी तो क्या तूने अपना मन बना लिया। गियोल कहता है कि हाँ मैंने मन बना लिया है। यूजिन कहता है तो क्या तू अपने भाई का बदला लेगा या फिर अपना किंगडम बिल्ड करेगा। आई थिंक कि शायद तुझे दोनों ही चाहिए होंगे। इस पर गियोल कहता है यूजिन तूने मुझसे कहा था कि इसका एक आसान रास्ता है, वो क्या है। यूजिन कहता है अच्छा वो शॉर्टकट जो मैंने तुझे पहले बताया था वो तो बड़ा सिंपल है, आज से तुझे सब कुछ भूल जाना होगा और तू आज से बन जाएगा हांगयूल बेग। मतलब गाइस तुम समझ गए होंगे कि यूजिन ने ही इसे हांगयूल का आइडेंटिटी दिया था। उसके बाद जो कुछ भी स्टोरी के अंदर हुआ हमने देखा वो सब यूजिन के ही प्लान का हिस्सा था। हमने देखा इसके बाप को उठवा लिया गया, इसके बाद इसने अपने मॉम को खुद आईवी के अंदर कुछ इंजेक्ट करके अपने मॉम को भी सुला दिया। और अभी यूजिन कहता है कांग्रेचुलेशन, मैं जानता था तू ये कर लेगा। अब तू फाइनली कंप्लीट तरीके से हांगयूल बेग में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो अब तेरा वो सपना पूरा होगा। अब तू पूरी दुनिया को दिखा पाएगा कि असली खूबसूरती क्या होता है। फाइनली अब तेरा किंगडम तेरे हवाले है। ये अपने भाई के पास आता है और कहता है कि भैया क्या आपने सुना, ये किंगडम अब मेरा है। अब मैं यहाँ पर लोगों को दिखाऊंगा कि असली ब्यूटी क्या होती है। और आपने बोला था कि आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे चाहे मैं कोई भी रास्ता क्यों ना चुनूं। तो अब टाइम आ चुका है मिस्टर पार्क, क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि जिनयोंग पार्क भी यहाँ पर ही मौजूद है। जिनयोंग पार्क सेज कि यार यूजिन ने मुझे इसके बारे में बताया तो था, पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये एक इंसान नहीं रहेगा, ये एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। और देख तेरा भाई यहाँ पर फिर से खड़ा तो हो गया है, लेकिन अब तू इसे एक ह्यूमन नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके सर्जरी और मेडिसिन के साइड इफेक्ट के वजह से ये अपना मेमोरी बहुत जल्दी खो देगा सब कुछ। तो क्या तू ऐसे ही अपने भाई को मॉन्स्टर बनते हुए देखेगा। जिनयोंग पार्क की बात सुन के गियोल कहता है कि अरे मिस्टर पार्क ये तो अपने कमाल कर दिया, मेरा भाई तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। जिनयोंग पार्क कहता है वाह तुम दोनों भाई के बीच में तो बहुत गहरा प्यार है,
लेकिन क्या हांगयूल भी तेरे बारे में ऐसा सोचता होगा? हम देखते हैं हांगयूल की आंखों से इस टाइम आंसू आ रहा था। मतलब बंदे का मेमोरी अभी तक पूरे तरीके से लॉस नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पर जो दिख रहा है कि उसका भाई ऐसा बन गया है, उसे देखकर शायद उसे बुरा लग रहा होगा, पर फिर भी उसने प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी हाल में अपने भाई को प्रोटेक्ट करेगा। तो वो यहाँ अपने भाई के लिए एक मॉन्स्टर बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है और गो कहता है कि भाई तू तो एक साइकोपैथ है बे, क्या तेरे नजर में खूबसूरती ऐसा होता है? तू तो यार दूसरे लोगों के मजे और चेहरे को बर्बाद कर रहा है, एंड अगर तेरे को लगता है कि यही होता है असली खूबसूरती, तो तूने अब तक अपने चेहरे को क्यों नहीं बदला? गो तो यहाँ पर इसे बहुत कुछ सुनाता है कि साले तूने अपने मॉम को मार डाला, अपने बाप को लॉक कर दिया और अपने भाई को तू एक मॉन्स्टर बना दिया। बट गाइस गियोल यहाँ पर गो के बातों में ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा है कि यूजिन क्या तूने मुझे छोड़ दिया है? ऐसा नहीं है गाइस, यूजिन ने उसे नहीं छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है फाइटिंग प्रोडिजी टॉम ली। टॉम ली यहाँ पर आके कहता है कि यार लगता है मैं लेट पहुंचा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूजिन के ऊपर और यूजिन से इसकी मैंडियोक तूने क्या बोला? मैंने फास्ट एफिलिएट को छोड़ दिया है? अरे ऐसा नहीं है, तू टेंशन मत ले यार, फास्ट एफिलिएट को छोड़ने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है और ना ही मैं जिनियोंग पार्क को ले जाने दूंगा उनको, क्योंकि जो इंसान जिनियोंग पार्क को अपने से दूर नहीं जाने देगा वो वहाँ पर पहुंच चुका है। एंड गाइस वो और कोई नहीं अपना टॉम ली है। गो यहाँ पर टॉम ली को देखकर कहता है मैंने तो उससे पहले भी कहा था कि अपना ये चेहरा दोबारा मत दिखाना, नहीं तो मैं तेरे को जान से मार डालूंगा। क्या बुढ़ा होने के बाद अपना याददाश्त खो रहा है फाइटिंग प्रोडिजी? अब देखो टॉम ली को यहाँ पर देखकर सैमुअल सेज की फाइटिंग प्रोडिजी यहाँ पर जेक कहता है कि अरे ये तो मेरे डैड का दोस्त है। दूसरी साइड जोहान कहता है कि बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर एली कहता है कि मिस्टर कारपेंटर आप यहाँ पर क्यों हो? अब देखो गाइस इन सबको देखने के बाद टॉम ली की नजर पड़ती है डैनियल के ऊपर। डैनियल तो टॉम ली को देखकर कहता है कि अरे ये तो वही बुढ़ा इंसान है जिसे दूसरों का लुल्ली देखना पसंद है। खैर इसके बाद टॉम ली की नजर पड़ती है गो के ऊपर एंड टॉम ली सेज कि सब लोग यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर बहुत लोग हैं, कुछ को मैं जानता हूँ और कुछ को नहीं, तो मैं यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। पहले मैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर कंपनी का बॉस हूँ और जैसा गो यहाँ पर आया है एलाइट क्रू की मदद करने के लिए, ठीक वैसा ही मैं यहाँ पर आया हूँ वर्कर्स की मदद करने। और मुझे यहाँ पर कोई अननेसेसरी फाइटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उन सबको अवॉइड करना चाहता हूँ। तो टॉम ली यहाँ पर क्या करेगा, सबके पास जाके एक एक करके पूछेगा। वो पहले बिग डैनियल के पास आता है और कहता है कि बता तू यहाँ पर किस लिए आया है? डैनियल कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त को बचाने आया हूँ और फास्ट एफिलिएट को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ, और हाँ मैं जिनियोंग पार्क को भी अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। टॉम ली सेज ओहो बेटे इतना नहीं होगा, एक चीज चूज करो, और हाँ तू जिनियोंग पार्क को तो यहाँ से बिल्कुल नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे उससे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, और वैसे भी जिनियोंग पार्क तो वर्कर्स के साइड है, तो तू उसे कैसे ले जाएगा? एंड फास्ट एफिलिएट ही है जहाँ पर जिनियोंग पार्क इस टाइम सेफ रहेगा, तो तूने यहाँ पर अपने दोस्त लोगों को बचा लिया है, अब निकल इधर से। डैनियल तो इतने में नहीं रुक सकता, उसे जिनियोंग पार्क भी चाहिए था, पर टॉम ली कहता है कि ओहो बेटे क्या तुझे मुझसे लड़ना है? डैनियल भी मन में सोचता है कि भाई मेरा ओपोनेंट एक फाइटिंग प्रोडिजी है और वैसे ही मेरा हालत पहले से खराब है, तो इसके साथ फाइट ना करना ही बेहतर होगा। सो टॉम ली यहाँ से आगे बढ़ जाता है एंड वो अब सीधा जाता है गो के पास। टॉम ली कहता है कि देख तेरे और मेरे बीच फाइट का कोई रीजन नहीं है, तू यहाँ पर आया था सैमुअल को बचाने के लिए, अपने सीक्रेट फ्रेंड को तूने बचा लिया है, तो अब निकल इधर से। गो कहता है नहीं मैं सिर्फ यहाँ पर सैमुअल को बचाने नहीं आया था, मुझे जिनियोंग पार्क भी चाहिए। टॉम ली कहता है कि तुझे जिनियोंग पार्क से क्या चाहिए? गो कहता है यार मैंने सुना है कि वो बुढ़ा इंसान बहुत कुछ जानता है, लाइक चार्ल्स चोई के वीकनेस के बारे में भी, तो मुझे उससे सिंपली चार्ल्स चोई के वीकनेस के बारे में ही पूछना है। टॉम ली कहता है कि ठीक है मैं उससे पूछ के तुझे बता दूंगा। गो से इसकी यार नहीं, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, अगर तू पूछेगा तो तुझे भी तो पता चल जाएगा। इसे सुनते ही टॉम ली यहाँ पर अपना सारा कपड़ा उतार देता है, मतलब टॉम ली यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो चुका है। और अभी टॉम ली कहता है कि बच्चे क्या तुझे यहाँ पर मरना है? टॉम ली ने ये बोला और अगले ही मोमेंट गो इसका आंख फाड़ देता है, और गाइस गो ने ये किया उसके चश्मे के जो लेंस है उससे। लेकिन गाइस टॉम ली को क्या फर्क पड़ता है, टॉम ली भी यहाँ फाइट बैक करता है, वो एक ही रैप्टे में गो को यहाँ से उड़ा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टॉम यहाँ पर गो का बाल पकड़ के उसके मुंह पर रैप्टे पे रैप्टे बजाने लगता है। एंड अभी टॉम ली कहता है कि गो मुझे नहीं लगा था कि तू इतना जल्दी यहाँ पर गिव अप कर देगा, यार तू तो इतने सालों में काफी बदल गया है। और अभी हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक देखते हैं टॉम ली की, एंड यहाँ पर गो और गन पहली बार मिलने आया था टॉम ली से। गो कहता है कि चार्ल्स चोई ने हमें यहाँ पर भेजा है, उसने कहा कि तू फाइटिंग में काफी अच्छा है, मेरा नाम गो किम है और ये गन है, चार्ल्स चोई ने हमें यहाँ पर भेजा है तुझे टेस्ट करने के लिए। वो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा कांड करने वाला है, इसीलिए वो देखना चाहता है कि तू अभी भी पावरफुल है या नहीं। टॉम ली कहता है तुम लोगों ने क्या कहा, चार्ल्स चोई ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, तुम जैसे बच्चों को। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और टॉम ली तो अभी भी गो को बजाया जा रहा था, बट तभी गो टॉम ली का जबड़ा ही यहाँ पर फाड़ देता है। तुम्हें पता है कि उसके शूज में नाइफ्स होते हैं, और अभी तो गो अपना ये जूता हाथ में लेके टॉम ली का गर्दन ही उड़ा देता है।
और फिर टॉमली से कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू हमेशा के लिए फाइटिंग प्रोटेजी रहेगा। मतलब गो यहाँ पर टॉमली को थोड़ा टीस कर रहा है कि यार तेरा वक्त तो खत्म हो गया। एंड अभी जिस पोजीशन में गो खड़ा हुआ है, एक अटैक टॉमली के ऊपर पड़ेगा तो टॉमली का गेम तो ओवर हो जाएगा। लेकिन गाइस हम देखते हैं टॉमली गो का ये जूता अपने मुंह से ही पकड़ लेता है। एंड टॉमली से इस जुंगो मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, तू अब सच में काफी बड़ा हो गया है। ये कह के वो गो का सर ऐसे पकड़ता है और फिर भाई दीवार पे बार बार दे मारता है। लिटरली टॉम ने यहाँ पर गो का थोपड़ा ही पिचक के घुमा दिया। गो यहाँ पर रोल होते हुए जाता है एंड उसने अभी तक खुद को संभाला नहीं है, पर टॉमली अटैक कर देता है फिर से। हमें यहाँ पर सबके रिएक्शन दिखाए जाते हैं और भाई टॉमली ने घुसा दिया है अपना ये हाथ गो के पेट पर। हालांकि पूरा नहीं घुसा है क्योंकि गो ने अपने पैर से टॉमली को रोक दिया। और अभी गो कहता है कि अरे बुढ़े इंसान, क्या तू सीरियसली मुझे यहाँ पर मारना चाहता है? टॉमली सेइस ऑफ कोर्स हम में से कोई एक मरेगा, उसके बाद ही ये फाइट खत्म होगा। तुझे क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर कोई खेल खेलने आया हूँ? मैं देख रहा हूँ आजकल तू बहुत ही चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। तूने अपने सीक्रेट फ्रेंड भी बना लिए। पर बेटा व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को सब कुछ पता है, ठीक है? और वैसे मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि तेरा फाइनल सीक्रेट फ्रेंड है तेजिन। सो हाँ गाइस, ये तेजिन काम करता है गो के लिए। टॉमली कहता है कि यार मुझे जितना पता था तेरा सीक्रेट फ्रेंड तो हांगयुल था, पर तूने कब से तेजिन के साथ दोस्ती बना लिया? मेरे को लगा था कि तुम दोनों तो एनिमी हो गए। और गाइस तुम लोग हांगयुल का शक्ल देखो, इसको घंटा कुछ नहीं पता। खैर जो भी हो, टॉमली आगे कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, क्योंकि बाद में जाके तुम मेरे लिए एक रास्ते का कांटा बन जाओगे। सो आज मैं तुम दोनों को ही यहाँ पर तोड़ के रख दूंगा। ये कह के टॉमली सीधा जाके तेजिन के पेट पर एक जोरदार पंच दे मारता है। हम देखते हैं कि तेजिन ने इस पंच को ब्लॉक कर लिया है और अभी तेजिन कहता है अच्छा तो एक फाइटिंग प्रोडिजी का पंच ऐसा होता है। पर यार मुझे तो कुछ नहीं हुआ, इसमें तो कुछ भी स्पेशल नहीं था। टॉमली सेइस कि यार इसको तो मैंने मजाक में मारा था, दम है तो इसको रोक के दिखा। ये दोनों यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं और गो यहाँ बैठे बैठे देख रहा था। लेकिन गाइस तभी ना तेजिन के साथ जो ये काम करता है इसुजो, ये यहाँ पर आ जाता है एंड गो के सामने घुटना टेक के बैठता है और यही कहता है कि मास्टर तेजिन ने मुझे कहा था आपको ये देने के लिए। उन्होंने ये गिफ्ट आपके लिए तैयार किया था, पर उन्हें कभी मौका नहीं मिला आपको देने को। अदर साइड तुम देख सकते हो कि तेजिन काफी अच्छा खासा टक्कर दे रहा था अपने टॉमली के साथ, लेकिन तुम देख पा रहे हो कि टॉमली यहाँ पर मजे में फाइट कर रहा है। वही दूसरे साइड तेजिन की हालत तो थोड़ी बहुत खराब हुई है, लेकिन जो भी हो अभी तेजिन कूडो के स्टाइल में यहाँ खड़ा हो जाता है और इस पोज को देखकर टॉमली समझ जाता है कि तो तू चियोन लियांग से है। मैं तो भूल ही गया था, फिर भी अगर तू ऐसे स्टाइल में लड़ेगा तो मैं तुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स दूंगा। ये कह के टॉम तो सीधा एक झपटा मार देता है तेजिन के ऊपर। दूसरे साइड तुम देख सकते हो कि गो का गिफ्ट यहाँ पर उसे मिल चुका है, जो है एक तलवार। एंड गाइस ये कोई नॉर्मल तलवार नहीं है, ये एक कटाना है। और जिस मोमेंट ये कटाना गो के हाथ में आया, इस रूम का पूरा ऑरा ही चेंज हो जाता है। टॉमली भी इसे सेंस करता है, वो पीछे घूम के देखता है कि गो यहाँ पर आ रहा है कटाना लेके। लेकिन अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि गो पीछे नहीं है, वो टॉमली के सीधे सामने आ चुका है और लिटरली गो ने यहाँ पर टॉमली का हाथ ही काट दिया। यस गाइस, गो ने एक ही स्लैश में टॉमली का लेफ्ट हैंड उड़ा दिया। ये देखकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग टॉमली भी। और अभी गो सेइस कि यार ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि आज तो तू यहाँ पर मरने वाला है। लेकिन ये क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने यहाँ पर कुछ काटा ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉमली का हाथ तो पहले से ही कटा हुआ है, वो ये नकली हाथ पहनता था। टॉमली इस टाइम अपने इस हाथ को ही देख रहा था और गो कहता है देखकर तो नहीं लगता है कि तेरा ये हाथ किसी एक्सीडेंट में कटा हो। तो क्या तू मुझे बताना चाहेगा आखिर फाइटिंग प्रोडिजी का हाथ किसने काटा? आखिर किसके अंदर इतना दम होगा कि उसने तेरा ये हाथ ही काट दिया? अब देखो गो के इस बातों से टॉमली कहता है कि कितने साल हो गए, शायद 2 साल नहीं, उससे भी ज्यादा 3 साल हो गए होंगे। गो कहता है कि तू क्या बात कर रहे बे? टॉमली कहता है तुझे क्या लगता है मैं वापस अपने पुराने स्टेट में जा रहा हूँ? मतलब गाइस इस टाइम टॉमली अपने प्राइम मोड में जा रहा है, जैसे वो प्री जनरेशन में खुले में लड़ता था। टॉमली सेइस कि आई एम रिटर्न टू एज ए अल्टीमेट किंग। ऑब्वियसली ये सुन के गो को थोड़ा क्रिंज लगता है, वो तो सीधा गर्दन उड़ाने वाला था टॉमली का, पर टॉमली यहाँ से बच जाता है। और अभी गो कहता है अल्टीमेट किंग, अबे हंसा मत, मैंने सुना था ये एक्चुअली शॉर्ट है अल्टीमेट बेगर किंग की। ये सुन के टॉमली भी झपटा मारता है गो के ऊपर, पर गो भी इससे बच जाता है। एंड अभी टॉमली सेइस कि यार तूने सही बोला, मेरा शॉर्ट फॉर्म है अल्टीमेट बेगर किंग। लेकिन क्या तुझे पता है जिन लोगों ने भी ये नाम लिया, मैंने उन सभी को जान से
मार दिया। ये कह के टॉम ने जो ये झपटा मारा इससे गो बच तो जाता है पर उसे थोड़ा चोट तो आया है। और फिर अगले ही मोमेंट हम देखते हैं टॉम ली फिर से एक झपटा मारने आ जाता है, लेकिन इस बार गो भी फाइट बैक करता है। वो अपना कटाना स्विंग करता है एंड वो टॉम ली का गर्दन उड़ाने वाला था, पर टॉम ली इससे बच जाता है तो टॉम ली के थोड़े बहुत बाल कट जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद गो अपने कटाना से और एक स्लाइस मारता है जिसे टॉम ली का छाती कट जाता है। टॉम ली भी फाइट बैक करता है, वो उल्टा एक झपटा दे मारता है जिससे गो का पीठ कट गया। और गाइस इसके बाद तो ये दोनों सीरियस मोड में चला जाता है और फिर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ता है। एंड जब उनका ये क्लैश होता है उससे हम देखते हैं कि गो के पीठ पर बहुत ज्यादा गहरा चोट आया है। अदर साइड गो ने भी टॉम ली के पेट पर एक कट मारा है। ये दोनों थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर रुकते हैं और अभी गो कहता है कि ओए बुढ़े इंसान, क्या तू सच में यहाँ पर मरना चाहता है? टॉम से इसकी ऑफकोर्स नहीं, हमें ये जल्दी खत्म करना होगा। गो कहता है क्यों नहीं, और बुढ़े तू यहाँ पर डर मत क्योंकि मैं अगले स्लैश में तेरा दूसरा हाथ भी यहाँ पर काट दूंगा। टॉम ली से अच्छा तो ठीक है, काट के दिखाइयो। तू कह रहा है कि तू मेरे लेवल को मैच करेगा? क्या तूने मेरे कभी भी फुल फाइटिंग पावर का अंदाजा भी लगाया है? भाई डैम, ये पैनल कितना सही लग रहा है। जो भी हो अभी ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ता है और ये इनका फाइनल क्लैश होने वाला है। क्लैश के बाद हम यहाँ पर देखते हैं सिर्फ और सिर्फ खून ही गिर रहा था, जिसका रिजल्ट ये निकला है। टॉम ली ने यहाँ पर अपना उंगली घुसा दिया है गो के गर्दन पर। अदर साइड गो ने भी अपना तलवार टॉम ली के गर्दन पे घुसा के रखा है। ये दोनों ही यहाँ पर ऐसे पोजीशन में खड़े हो चुके हैं एंड ये दोनों ही आगे नहीं बढ़ रहे। टॉम चाहता तो गो को मार सकता था और गो भी यहाँ पर टॉम को मार सकता था, पर ये दोनों आगे नहीं बढ़ता तो टॉम पूछता है कि ओए तू रुक क्यों गया? गो कहता है यहाँ पर मैं नहीं, तू पहले रुका है, और वैसे तूने यहाँ पर ऐसा क्यों किया? टॉम कहता है कि भाई हम आगे बढ़ेंगे तो हम दोनों ही यहाँ पर मर जाएंगे ना। मैं तो सोच रहा था कि तेरे को खत्म करके मैं जिनियोंग पार्क को यहाँ से ले जाऊंगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तू तलवार के साथ इतना स्किलफुल फाइट देगा मेरे को। लेकिन जो भी हो यार, अगर हम ऐसे दोनों ही यहाँ पर मर जाएंगे तो जिनियोंग पार्क को कौन लेकर जाएगा? गो कहता है कि हाँ तेरे बात में पॉइंट तो है, तो तेजिन चल निकलते हैं यहाँ से। टॉम ली यहाँ पर अपना उंगली निकल लेता है गो के गर्दन से और गो भी यहाँ पर टॉम के गर्दन से अपना ये ब्लेड निकल लेता है और फिर तेजिन से कहता है कि तेजिन चल अब चलते हैं यहाँ से। हम देखते हैं गो को कंधा देने यहाँ पर तेजिन आ जाता है। तेजिन कहता है कि यार हम लोग जिनियोंग पार्क को नहीं लेंगे क्या? गो कहता है कि यार छोड़, उसे टॉम ली को ही लेने दे, उसे लेके हम लोग क्या ही करेंगे। तुझे क्या लगता है जिनियोंग पार्क ऐसे ही हमें चार्ल्स चोई के वीकनेस के बारे में बता देगा? और वैसे ही उसकी दिमागी हालत खराब नहीं है, अगर मर मुर गया तो हम क्या करेंगे उसको लेके? हम अब भी इस टाइम काफी कमजोर है, तो इस टाइम हम लोग चार्ल्स को अपने पीछे नहीं लगा सकते। सो अभी के लिए जिनियोंग पार्क को जाने दे। गो ये बात कह के यहाँ से चला जाता है और दूसरी साइड टॉम ये भी अपना यहाँ पर कपड़ा पहन लेता है। तभी यहाँ पर सेराशिन आती है। टॉम कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तो तेरे को कहा था कि जिनियोंग पार्क को जाके ढूंढ, तो तू यहाँ पर अकेली क्यों आई है? सेराशिन कहती है कि मैंने उसे ढूंढ तो लिया था पर उसकी दिमागी हालत फिर से खराब हो चुकी है। उन्हें पास्ट के कुछ मेमोरीज याद आते हैं और कुछ वर्ड सुनते ही वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। साथ में गैब्रियोंग किम और अपने दोस्त लोगों के मौत से तो वो और भी ज्यादा ट्रिगर हो जाता है और इन सब चीजों के अंदर ज्यादातर चार्ल्स चोई इन्वॉल्व है। खैर जो भी हो गाइस, इसी के साथ ये आर्क यहाँ पर खत्म होता है। मतलब फास्ट एफिलिएट का आर्क पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, एक चैप्टर शायद बचा हुआ है, लेकिन हाँ फास्ट एफिलिएट के अंदर जो भी बंड खराबा है वो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अब इसके अलावा एक या दो चैप्टर जो बचे हुए हैं उसमें फ्यूचर सेटअप है, मतलब लुकिज्म के आगे के स्टोरी के लिए फ्यूचर सेटअप किया गया है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।